हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप नहीं आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली, और आप ये दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना और इन्जॉय करना बहुत ज़्यादा। मेरे यहाँ तो 31 को दिवाली मनाई जा रही है, तो इसलिए मैं आज ही बोल दे रही हूँ। कल है आई नो, पर आज ही ले लो एडवांस में ही। तो चलो हम आज की स्टोरी बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी वन शॉट होने वाली है, और ये स्टोरी हिस्टोरिकल होगी, जिसमें आप लोग को कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये एक वंशन स्टोरी होने वाली है, और इसमें लैन वांगजी अल्फा रहेगा और विंग ओमेगा रहेगा। इसमें विंग और लैन वांगजी की अरेंज मैरिज होने वाली है, और अरेंज मैरिज होने के बाद वो लोग कैसे अलग होने की कोशिश करते हैं, फिर वो लोग करीब आ जाते हैं, और इसमें और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम इस स्टोरी को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अब तो हमें स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक घर, जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा ही हंस रहे थे, खेल रहे थे, और एक लड़का था जो पतंग लेके दौड़ रहा था, और उसको देख के उसके पीछे पीछे जो वहाँ के बच्चे थे वो सब दौड़ रहे थे, और सब लोग कह रहे थे रुको रुको, हमें भी ले लो अपने साथ, तुम अकेले ही पतंग लेके जा रहे हो, हमें भी लो गग्गा। लेकिन वो लड़का रुकता नहीं है। लेकिन तभी उसको एक आवाज़ आती है। ये सुनने के बाद वो लड़का वहीं पे वो पतंग छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वो तुरंत भागता है अपने घर की तरफ। और जब अपने घर के पास जाता है तब वहाँ पे देखता है उसके पास एक औरत, एक लेडी खड़ी होके वेट कर रही है। ये देख के वो डर जाता है, और वो जाके तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है आपने मुझे बुलाया। तब वो औरत कहती है, वो लेडी कहती है, हाँ मैंने बुलाया, और तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें इतने टाइम से मैं बुला रही हूँ, तुम्हें ढूंढ रही हूँ, पर तुम्हें खुराफात करने से तो छुट्टी मिलता नहीं है, तुम हमेशा खुराफात करते रहते हो। मैं सच में तुमसे परेशान हो गई। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुम हमारे घर पे आए थे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमसे मुझे नफरत है। और ये कह के वो अपने जो एक स्टिक था उससे मारने जा रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आता और वो कहता है, माँ आप प्लीज़ उसे मत मारिए, आप बिना गलती के उसको हमेशा मारती रहती हो, आप कैसी माँ हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? तब मैडम यू देखती है, और मैडम यू कहती है, तुम चुप करो, तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए नहीं बोला। और ये कह के वो उस लड़की को मारने जाती, और वो लड़का चुपचाप बैठा हुआ था। पर तभी एक और लड़की आती है, वो कहती है, माँ आप प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करिए, मैं उसे लेके जाती हूँ। और ये कह के वो जल्दी से उस लड़के का हाथ पकड़ी और कहती है, विंग चलो मेरे साथ। और हाँ, ये हमारा विभूषियान है, जो एक शरारती बच्चा है, और जो सजा दे रही थी वो मैडम यू थी, और जो लड़का पहले आया था रोकने के लिए वो जियानचंद था। और यहाँ पे जो यानली जो लेके जा रही है वो यानली है, और यानली विंग को जल्दी से लेके वहाँ से चली जाती है। और इधर मैडम यू उस स्टिक को अपने हाथ से फेंक देती और कहती है, तुम दोनों बस इस लड़के की तारीफ, इस लड़के की तरफ से बोलते रहो बस, और कुछ नहीं। तुम लोगों को नहीं समझ में आता कि ये तुम लोगों को बर्बाद करेगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। और विंग एक ओमेगा है, और यानली भी एक ओमेगा है, जियानचंद एक अल्फा है। और इधर जो विंग था वो अंदर आता और कहता, थैंक यू सीजे, आपने मुझे बचा लिया हो सीजे, आप बहुत अच्छी हो सीजे। तब जो यानली थी वो कहती, हाँ विंग मैंने तुम्हें बचा लिया, पर प्लीज़ अब से ऐसा मत करना, नहीं तो माँ के सामने हम लोग भी कुछ नहीं बोल पाते। तुम्हें पता है ना कि हम लोग भी माँ से कितना डरते हैं। तब जो विंग था वो कहता, हाँ सीजे मुझे पता है, पर सीजे मैं क्या करूँ, आंटी मुझे ऐसे ही डांटती मारती रहती है, मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मैं तो 5 ईयर्स ओल्ड हूँ ना। तब यानली हाथ फेरते हुए सर पे कहती, हाँ विंग मुझे पता है तुम 5 ईयर्स ओल्ड हो, और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, क्यूट हो, मतलब ऐसे कहने लगती है। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ सीजे आपको तो पता चल गया, मैं कहता हूँ, पर सीजे आंटी को कुछ नहीं समझ में आता है। तब जो यानली थी वो कहती है, विंग ऐसा मत बोलो, और तुम अच्छे से रहोगे तो माँ भी कुछ नहीं करेगी, बस माँ का टेम्पर थोड़ा ज़्यादा है, माँ बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम बस अच्छे से रहो और ज़्यादा परेशानी मत खड़ी करना बस विंग। तब विंग कहता है, हाँ सीजे मैं समझ गया, मैं कुछ नहीं करूँगा सीजे। और ये कह के विंग वहाँ से हट जाता है, और वो चला जाता है अपने रूम में। और इधर यानली एक छोटी सी स्माइल करती है। तभी वहाँ पे जियानचंद आता है, और जियानचंद कहता है, सीजे हम इसे कब तक बचा सकते हैं, आप ही बताओ, ये हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें करता रहता है, माँ की नज़र में आ जाता है, और हमेशा माँ इसे पनिशमेंट देने के लिए जैसे लगता है तैयार रहती है, पर ये हमारी बात तो समझता ही नहीं है। तब यानली कहती है, जियानचंद जाने दो, वो बच्चा है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है। और यहाँ पे विंग जो है वो 18 साल का है, और जो जियानचंद है वो 19 साल का है, और यानली 23 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है।
तब जो जियानचंद था वो कहता है पर शिजे, तब यानली कहती है कोई बात नहीं जियानचंद, और तुम उसके ब्रदर हो, तुम प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। और ये कहे कि वो इस्माइल कहती है, तब जो जियानचंद था वो कहता है हाँ शिजे मैं तो करूँगा ही, पर विंग को तो समझना चाहिए, उसे मॉम के सामने ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, उसे पता है ना कि मॉम कितना ज़्यादा पनिशमेंट देती है। तब जो यानली वो कहती है जाने दो, जब तक हम हैं तब तक हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कह के यानली इस्माइल करती है। तब जो जियानचंद था वो कहता है ठीक है शिजे मैं समझ गया। और ये कह के वहाँ से जियानचंद चला जाता है और इधर विंग अपने रूम में आके मस्ती करने लगा था और कहता हाँ मैं सच में तो अत्ते थक गया। और ये कह के वो अपने जो शूज़ थे उन्हें निकालता है और फिर उसके बाद वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है। और हमें एक और राज्य दिखाया जाता है बहुत दूर, जहाँ पे बस पहाड़ें थी और वहाँ पे हरे भरे जंगल थे, वहाँ पे चिड़िया चहचहा रही थी, मतलब बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। और अगर इंसान वहाँ पे रहेगा तो उसे बहुत रिलैक्स फील होगा। वहाँ की नेचर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एकदम शांत वातावरण था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है अभी भी। और हमें उस वहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ का एक क्लैन जो लैन क्लैन था, वहाँ पे एक रूम जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे कुछ डिस्कशन कर चल रहा था। और वहाँ पे एक कुनैन थे, कुनैन कहते हैं देखो जो मैंने डिसाइड किया है वही होगा, और चाहे कोई माने चाहे ना माने लेकिन यही होगा। तभी वहाँ एक हैंडसम सा लड़का बैठा हुआ था जिसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल थी। वो कहता है अंकल आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं और हम आप कह रहे हैं तो हम तैयार हैं। और ये कहते हुए वो एक दूसरी तरफ देखता है और वहाँ पे एक और लड़का बैठा हुआ था जिसका बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस था, वो भी हैंडसम था, वो तो बिल्कुल भी कम नहीं था उस फर्स्ट वाले लड़के से, पर ये भी हैंडसम था। और ये भी एक चुपचाप से रूट सा फेस, या फिर कह लो कि उसके फेस पे कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं था और बातें हो रही थी उसके बारे में, पर वो कुछ रिएक्शन नहीं करता, वो चुपचाप एकदम स्ट्रेट फेस बना के और अपनी बॉडी को एकदम टाइट करके बैठा हुआ था। और तभी जो पहला वाला इंसान था जो एक स्माइल दे के बातें कर रहा था वो लान शिजान था। और लान शिजान कहते हैं वांग जी क्या हुआ, तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगे, ये तुम्हारे जीवन का फैसला हो रहा है तो तुम्हें बोलना चाहिए ना। तब जो वांग जी था वो कहता है आप लोग जो डिसाइड करोगे वो मुझे मंजूर है और मुझे इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कह के वो लड़का चुपचाप देखने लगता है अपने अंकल को। तभी जो लैन कुरान थे वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हैं और उन्हें अपने नेफ्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि उनका नेफ्यू एकदम उन्हीं की मतलब हिसाब से चलता है। और ये देख के उन्हें अच्छा लगता है और वो कहते हैं ठीक है जो मैंने डिसाइड किया है वही होगा। और मैं जियान क्लैन में अपना एक खत भिजवा दूंगा जिससे उन्हें पता चल जाए कि हम क्या चाहते हैं। और ये कहेंगे कुनैन कहते हैं तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। और जो लान वांगची था वो बो करके तुरंत वहाँ से चला जाता है, पर शिचान रुक जाते हैं और कहते हैं अंकल हमें एक बार वांगची को सोचने का टाइम देना चाहिए। तब कुनैन कहते हैं देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या सोचता है क्या नहीं, पर यही होगा। और ये कह के वो भी अपने जो रूम था वहाँ से शिचान को निकाल देते हैं और शिचान भी बाहर चला आता है चुपचाप, क्योंकि वो जानता है कि अंकल को कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं। और ये लैन जो राज्य है वो है और यहाँ का राजा लैन वांगजी है, ठीक है। और लैन वांगजी यहाँ पर रूल करता है। और हमें अब दिखाया जाता है लैन कुनैन को। लैन कुनैन एक खत लिखते हैं और उस खत को सीधा वांगजी के पास भेजा जाता है। और वांगजी अभी बैठ के जहाँ पे उसका राज्यसभा रहता है वहाँ पे वो काम कर रहा था और कुछ चीज़ों पे डिस्कशन कर रहा था मंत्रियों के साथ। तभी उसके सामने वो खत आता है और ये खत देखने के बाद वो अपने स्टैम्प को मारता है, क्योंकि जब तक राजा का स्टैम्प नहीं लगेगा तब तक उस खत की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए उस पर वो स्टैम्प लगाया जाता है। और स्टैम्प मारने के बाद उस खत को जल्द से जल्द जियान क्लैन पहुंचाने के लिए कह दिया जाता है। और वहाँ से वो खत लेके एक इंसान निकल जाता है और इधर जो लैन वांग्स था वो अपना काम करता है नॉर्मली। और हमें अब इधर दिखाते हैं जियान क्लैन में जब वो इंसान आता है तब ये बात पूरे जियान क्लैन में फैल जाती है कि एक इंसान लैन राज्य से आया है जो एक खत लाया है और उस खत के लिए सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये खत राजा की तरफ से आया है। और ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि आखिर में ऐसा क्या आया है। और सब लोग उस घोड़े के पीछे पीछे, मतलब जिस पे वो लैन क्लैन का इंसान आया था उसके घोड़े के पीछे पीछे जो वहाँ के लोग थे और ख़ासकर बच्चे वो पहुँच जाते हैं जियान क्लैन के बाहर। और वहाँ पे वो इंसान जाता है और फिर वो सीधा राज्य में चला जाता है, मतलब जो राज्य था वहाँ तो आया ही था पर वो सीधा चला जाता है जो जियान क्लैन का सभा था वहाँ पर। और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे देखता है वहाँ पे फेमियान बैठे हुए थे और फेमियान को देख के वो बो करता है और फेमियान उसे देख के बो करते हैं, क्योंकि ये राजा की तरफ से एक दूत है तो उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वो तुरंत उसके लिए चेयर लगवाने लगते हैं कि मतलब वो आगे बैठे, उनका यहाँ पे स्वागत है। पर वो जो
वो जो इंसान था वो रुक जाता है और कहता है नहीं, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये कह के वो उन्हें देखता है। तब जो फेमियन थे वो बैठ जाते हैं और कहते हैं हाँ बताइए, और वो अपने सीट पर बैठे हुए तभी वो इंसान अपने जो क्लॉथ थे उसमें में से एक खत निकालता और उसको ऊपर करता है, और उस खत को देखने के बाद सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, और उस खत को देखने के बाद सब लोग नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ तक जियान फेमियान भी। और वो बैठ के कहते हैं हमारे लिए हमारे राजा का क्या आदेश है, और ये कह के वो उस खत को देखने लगते और वो खत रेड कलर में था। ये सबको पता चल गया था कि कोई मतलब जश्न की ही बातें होंगी या फिर कोई मतलब अच्छी ही बात होगी जो रेड कलर के लिफाफे में आया है, और अगर वैसी बात रहती तो वाइट में आता, लेकिन कुछ शुभ है तो इसीलिए ये रेड में आया है। तो इसलिए सब लोग हैरानी से देख रहे थे कि आखिर में ऐसा क्या है जो रेड कलर के लिफाफे में आया है, और सब लोग उस लिफाफे पे को देख रहे थे। तभी वो इंसान वो लिफाफा खोल के पढ़ता है, और वो पढ़ने के बाद जियान फेमियान का एकदम कान खड़ा हो जाता है, और मैडम यू तो खड़ी होकर देखने लगती है। और तभी जियान फेमियान खड़े होकर कुछ बोलने वाले थे, पर मैडम यू वहाँ पे थी, और मैडम यू आ जाती और वो सीधा उस खत को घुटनों के बल बैठ के ले लेती और कहती है ठीक है, हमें ये मंजूर है, हम तैयार हैं अपने राजा के साथ एक ओमेगा, मेरे घर की एक ओमेगा का शादी कराने के लिए। और ये कह के वो ले लेती, और वो जो दूध था वो रुकता भी नहीं, वो तुरंत वहाँ से ये जानने के बाद, और मैडम यू एक उसे लिख के भी दे देती है कि वो लोग तैयार हैं, और ये देने के बाद वो दूध तुरंत लेके वहाँ से चला जाता है। और जो फेमियन थे वो पूरे राज्य को मतलब जो पूरे वहाँ पे मंत्री थे उनको देखते और वो सबको देख हैरानी में देख रहे थे, पर सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के बाद उन्होंने वहाँ से मतलब जो था वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के चले जाते हैं। और इधर मैडम यू को फेमियान देखने लगे थे, और फेमियान मैडम यू को देखते हुए कहते हैं तुमने ये क्या किया, तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि हमारी यानदे की शादी जिन जुशुआन से तय हो चुकी है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तब मैडम यू कहती है क्या हमारे पास बस यानली ही है, तुम लगता है भूल रहे हो, हमारे पास एक और ओमेगा है जो विंग है, और मैं विंग की शादी लैन वांगजी से कराने वाली हूँ, समझे। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, विंग की शादी लैन वांगजी से नहीं हो सकती। तब मैडम यू कहती हैं फेमियान मुझे कोई नहीं रोक सकता है विंग की शादी लैन वांगजी से कराने के लिए, समझे, और लैन वांगजी की शादी विंग से तो होती हुई रहेगी, चाहे जो हो जाए, मैं उसकी शादी खुद कराऊंगी, देख लेना। तब फेमियान कहते हैं पर यू तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पर जो मैडम यू थी वो नहीं सुनती और कहती हैं मैं कुछ नहीं जानती, और होगा तो यही होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। और अभी जो फेमियन थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे और वहाँ पर विंग भी था और सब लोग खाना खाते रहे थे। तभी मैडम यू कहती है मुझे कुछ कहना है। तब जो विंग था वो देखने लगता है, पर उसे लगता है उससे क्या कहने वाली है, उससे तो कुछ कहेंगी नहीं, तो इसलिए वो अपना खाना खा रहा था। और जो यानली और जियानचंद थे वो लोग एकदम शांति से बातें सुनने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि कुछ इंपॉर्टेंट है। तभी उनकी मॉम यहाँ पे ऐसे बोल रही हैं, और इधर जो विंग था वो खा रहा था। तभी मैडम यू अपनी चॉपस्टिक को टेबल पर पटक देती हैं और कहती हैं मुझे कुछ कहना है, और ये कहकर वो विंग को घूर रही थी। और विंग जब देखता है कि इतना ज़्यादा ठंडा माहौल क्यों है, तब वो ऊपर सर करके देखता है, तब देखता है मैडम यू उसे देख और ये देख के वो अपने चॉपस्टिक को नीचे रख देता, और वो मैडम यू को बस देखने लगा था और अपने सर को फिर नीचे कर लेता है। तब मैडम यू कहती है बहुत अच्छे, और ये कह के वो कहती है हमारे पास लैन क्लैन से शादी का स्क्रॉल आया है, और उस शादी को मैं करवा सकती हूँ और मैं करवाऊँगी भी। तब जो जियानचंद था वो कहता है पर किसका स्क्रॉल लाया है मदर। तब वो बताती है कि वहाँ के किंग का। तब जो जियानचंद था वो कहता है मदर आप कैसे सीजे की शादी करा सकती हो, आपको पता है ना कि सीजे जिन जुशुआन से प्यार करती हैं और उन दोनों की शादी तय है और सीजे की शादी वहीं होगी। भले मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ पर उनकी शादी तो उनके पसंद से होनी ही चाहिए ना। तब मैडम यू कहती हैं जियानचंद तुम शांत हो जाओ, तुम पूरी बात पहले सुन लो फिर उसके बाद कुछ फैसला लेना। और ये कह के वो घूर के जियानचंद को देखती है। तब जियानचंद थोड़ा घबरा जाता है, फिर वो सर नीचे कर लेता है क्योंकि उसकी मॉम ने अभी अपनी बात ख़त्म नहीं की थी। तब मैडम यू कहती हैं हाँ मुझे पता है कि यानली की शादी वहाँ है और इसीलिए मैंने सोच लिया मैं विंग की शादी लैन क्लैन में करवाऊंगी। और ये सुनने के बाद सब लोग देखने लगे थे और फेमियान सर नीचे करके बैठे हुए थे। तब विंग देखने था। तब मैडम ये कहती है क्या बात तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, और तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि तुम्हारी शादी एक किंग से मैं करा रही हूँ, समझी। तब जो विंग था वो कहता पर मैं शादी नहीं करना चाहता, आप मेरी शादी कैसे करा सकते हो, मैं नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से खड़ा होकर भाग जाता है अपने रूम में। तब मैडम यू खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है विंग तुम चाहे जितना मना कर लो पर तुम्हारी शादी वहीं होकर रहेगी, ये
फ़ैसला मेरा कोई नहीं बदल सकता, चाहे जो हो जाए, ये फ़ैसला मेरा कभी नहीं बदलेगा और तुम्हारी शादी तो वहीं होगी, तुम देख लेना। और ये कहेंगे मैडम न्यू वहाँ से गुस्से में चली जाती। और इधर जो लांस जान थे और जो जियान था, इन लोगों को समझ में नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो लोग क्या करें। आखिर में विंग ये शादी करना नहीं चाहता और मैडम ये करवा के मानेंगे। और जियान चंद देखता है जो फेमियान थे उन्हें, तब फेमियान कहते हैं देखो 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 जियान चंद, मुझसे तुम कुछ उम्मीद मत रखना, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी मदर ने किंग के पास ऑलरेडी लिख के भेज दिया है कि वो शादी कराने के लिए तैयार है। और अब अगर हमने मना किया तो युद्ध की स्थिति हो जाएगी क्योंकि इससे राजा की बेइज्जती होगी और राजा अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकते हैं, समझे। तब जो जियान चंद था वो कहता है पर मदर को एक बार पूछना तो चाहिए था, आखिर में विंग शादी करना चाहता है कि नहीं, वो अपने मन से कैसे फादर ये शादी डिसाइड कर सकती है। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं मैं को नहीं जानता, पर मुझसे मत पूछो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर किसी से भी कोई भी चीज़ नहीं पूछती है, बस अपने हिसाब से करती है, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये कह के फेमियान भी वहाँ से उठते हैं और फिर चले जाते हैं। और इधर जो जियान चंद था वो भी चला जाता है और इधर जो याले थी वो आती है विंग के पास और विंग को समझाती है कि विंग तुम टेंशन मत लो, तुम मदर को समझाओ, मदर मान जाएंगे, मदर इतनी ज़्यादा बुरी नहीं, तुम बस उनसे बात करके देखो। तब जो विंग था वो कहता है शीजे क्या वो सच में मान जाएंगी? शीजे मुझे बहुत डर लग रहा है शीजे, मैं क्या करूँ, अगर मेरी शादी उनसे हो गई तो मैं क्या करूँगा। और आपको पता है ना लान क्लैन में कितने रूल्स हैं और मुझे रूल्स की फिक्र नहीं चाहिए, पर मुझे शादी नहीं करनी, वो भी एक किंग से, नहीं मैं नहीं कर सकता। और ये कह के वो अपना सर हिलाते हुए अपना सर कंबल में डाल लेता है। तब जो यानली थी वो कहती है विंग तुम टेंशन मत लो, तुम मदद से तुम बात करना, मदद तुम्हारी बात समझेगी। और ये कह के यानली वहाँ से चली जाती है। और इधर हमें दिखाते हैं जो लान क्लैन था वहाँ पे अब 3 दिन के बाद ये चिट्ठियाँ पहुँच चुकी थी। और जब कुनान ये चीज़ देखते हैं तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो तुरंत जो वांगची था उसे बताते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दे रहा हूँ और तुम्हारी शादी यहीं होगी, लैन जो राज्य है वहाँ पे ही। तब जो वांगजी था वो कहता है जी अंकल, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसे कोई इंटरेस्ट था नहीं, उसके अंकल जो कहेंगे वो वांगजी चुपचाप करेगा। वांगजी का तो यही था क्योंकि उसको ना किसी से प्यार है, ना किसी से अट्रैक्शन है, ना उसको ये है कि उससे शादी करनी है, ना ये है ना उससे शादी नहीं करनी है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस उसके अंकल जो कहेंगे वो उसके लिए सही है और वही वांगजी करेगा, उसका ऐसा है। और लान सेचन इस चीज़ से थोड़ा परेशान भी रहती कि वांगजी क्यों नहीं अपनी कुछ कहता, उसे कहना चाहिए ना कि उसे शादी करनी है कि नहीं करनी है, उसे क्या करना है, पर वो तो बस अंकल के जैसे जैसे घुमाते हैं वैसा वैसा वो घूमता है। और ये लान शेजान को अच्छा नहीं लगता, पर वो नहीं बोल सकते क्योंकि अंकल ने उन दोनों भाइयों को बचपन से ही पाला हुआ, तो वो कैसे अपने अंकल के ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस वजह से वो भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। और वहाँ पे अब शादी के लिए डेट और फिक्स होने लगे थे लान क्लान में। और इधर जो विंग था, विंग से मैडम यूँ कहती है तुम्हें शादी करनी है, सभा में बुला के। वहाँ पे अभी सभा में कोई नहीं था, बस जियान चंद और यानली और फेमियान और मैडम ही थी। तब विंग कहता नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए मैं ये शादी नहीं करूँगा। तब मैडम उसे देखती और कहती है विंग तुम्हें ये शादी करनी होगी चाहे जो हो जाए, और मैंने ये फ़ैसला ले लिया, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो देख लेना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, बहुत हद से ज़्यादा बुरा। और ये कह के मैडम यू विंग को देखती और विंग रोने लगता और कहता है आप मेरी बातें क्यों नहीं समझ रही हैं, मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे नहीं करना है, बस नहीं करना है। तब मैडम यू कहती है विंग देखो मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे बस तुम्हारी शादी करानी है और कुछ नहीं। और ये कह के वो विंग को देखती है। तब विंग कहता है पर मैं शादी नहीं करना चाहता आपसे, मैं कितनी बार कहूँ। तब जो मैडम थी वो अपनी जियान को निकालती और विंग को वहीं मारने लगती है। और इधर जो जियान चंद था वो मना करने जा रहा था, पर मैडम यू कुछ सैनिकों को बुलाती और जियान चंद यानली को पकड़वा देते और फेमियान कुछ नहीं कर सकते थे, वो बस एक मजबूर लाचार बाप बन के वहाँ पे खड़े होकर बस ये सब तमाशा देख सकते थे और वो देख के शय करते हैं। तब जो जियान चंद था वो कहता है मॉम आप ऐसा मत करिए, पर विंग शादी के लिए तैयार नहीं था। तब मैडम यूँ कहती हैं विंग अगर तुम नहीं तैयार हुए तो मैं तुम्हें मार दूँगी। और ये कह के वहाँ से चली गई थी और विंग को अब उसके रूम में ले जाया गया था और उसको मेडिसिन दी गई थी। यानली उसकी सेवा कर रही थी और यानली और जियान चंद आते हैं और जो फेमियान थे वो भी आते हैं और कहते हैं विंग तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो, हम तुम्हें इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकते विंग, तो तुम हाँ कर दो और तुम वहाँ पे जाके अच्छे से रहोगे और वैसे भी तुम एक क्वीन रहोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तब जो विंग था वो कहता है पर मैं वहाँ का क्वीन कैसे बन सकता हूँ, मेरे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। और आपको पता है ना कि ग्रीक राजा
चाहे जितनी शादियाँ कर सकता है। तब जो जो फैमिलियाँ थी वो कहते हैं विंग तुम वहाँ जाओगे, वहाँ शादी करके तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम अगर जो लैन वांगजी हमारे महाराज हैं वो अगर कोई और भी शादी कर लेते हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से अपनी लाइफ रह सकते हो। कम से कम तुम्हारी लाइफ यहाँ की तरह हेल्थ तो नहीं रहेगी, तुम्हें हर बात में पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी। तब विंग कहता पर अंकल मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पर जो फैमिलियाँ थे वो विंग को गले लगाते और कहते विंग देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ये शादी करनी होगी चाहे जो हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें जो यू है वो और भी ज़्यादा टॉर्चर करे, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर में नहीं देख सकता हूँ। तो तुम्हें ये शादी करनी होगी चाहे जो हो जाए, मेरा ये लास्ट फैसला है। और ये कह के फेमियन वहाँ से चली जाती है और इधर विंग रोने लगता है। तब जो यानली थी वो कहती है विंग तुम बात मान लो, तुम्हारे लिए ही सही होगा और तुम वहाँ पे अच्छे से रह पाओगे। कम से कम मॉम मारेंगी तो नहीं तुमको। और वैसे भी तुम जानते हो सबसे ज़्यादा दर्द जीरियान से ही होता है, उसका चोट जल्दी हील नहीं होता और तुमको मॉम उसी से मारती है। ये हमसे देखा नहीं जाता, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। और ये कह के वहाँ से जो यांगली थी वो चली जाती और इधर जो जियानचन था वो बैठ गया था। जियानचन बैठ गया था विंग के बगल में और वो विंग को समझा रहा था कि विंग तुम शादी कर लो, तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम्हें पता है ना कि तुम अगर नहीं करोगे तो मॉम तुम्हारी लाइफ और भी बदतर कर देंगी और मैं तुम्हारी लाइफ ऐसे नहीं देख सकता हूँ। और हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें कोई काला पानी नहीं भेजेंगे, तुम्हारा जब मन करेगा तुम चले आना, बस तुम अभी शादी कर लो। और ये सुन के विंग रोने लगा था और वो जियानचन की बात मतलब जियानचन बहुत अच्छे से समझाता है, जिसकी वजह से विंग मान जाता है और कहता है ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहोगे ना गंगा, प्लीज़ गंगा। तब जो जियानचन था वो कहता है विंग मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम टेंशन मत लो। अगर मॉम तुमसे मिलना नहीं चाहेंगे फिर भी हम तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे, भले मॉम तुमको यहाँ ना आने लोटस पेड़, लेकिन हम तो आएंगे तुम्हारे पास। तब विंग कहता है पक्का प्रॉमिस गंगा आप और शीजे आते रहोगे ना। तब जियानचन कहता है हाँ विंग मैं और यानली शीजे दोनों आते रहेंगे तुम्हारे पास, बस तुम अच्छे से रहना वहाँ पे और खुश रहना। तब विंग कहता है ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और ये सुन के जियानचन खुश हो जाता है, क्योंकि वो विंग को ऐसे रोज़ मार खाता हुआ नहीं देख सकता। और जब से ये शादी की बातें स्टार्ट हुई तब से विंग को रोज़ मार पड़ रही है, रोज़ डेली कुछ ना कुछ होता है। मैडम भी शादी की बात निकालती है और विंग मना करता है, विंग को फिर मार पड़ जाती है और ये किसी से भी देखा नहीं जाता। पर जियानचन अब खुश था कि विंग मान गया और वो तुरंत चला जाता है अपनी मॉम को बताने के लिए। और इधर जो विंग था वो बैठ के रो रहा था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे शादी नहीं करनी थी। ये शादी तो उसकी मजबूरी की हो रही है जो वो नहीं करना चाहता है, पर ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपी जा रही है ये शादी। तब विंग अपने आंसुओं को पोंछता और कहता है विंग तेरी लाइफ में अब यही और तुझे वहाँ ही जाना होगा। और लान क्लान में ऐसा कोई रूल नहीं है कि इंसान बस एक ही बार शादी कर सकता है। यहाँ पे जो किंग रहते हैं वो कई शादियाँ कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने राज्य को संभालना पड़ता है। और जितने प्रिंस और प्रिंसेस रहेंगे, एक राजा के जितने बच्चे रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा जो राज है और अच्छे से संभलेगा। तो इस वजह से और जो उसमें सबसे बड़ा रहता है उसको बना दिया जाता है राजा। पर यहाँ पर लैन वांगची को राजा बनाया गया है, क्योंकि जो शिचान है वो एक ओमेगा है और शिचान अभी राजा बन भी नहीं सकते हैं ओमेगा होने की वजह से। और लैन वांगची ओमेगा है, सॉरी लैन वांगची एक अल्फा है, तो इसीलिए लैन वांगची को यहाँ का किंग बनाया गया है। और उसको शादी करने से कोई रोक नहीं कि वो एक ही शादी करेगा या फिर शादी नहीं करेगा, वो चाहे जितनी शादी कर सकता है, अनगिनत कर सकता है, ठीक है। और इधर हमें अब दिखाते हैं मैडम यू जब ये सुनती हैं तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं फाइनली विंग मान गया। और ये कह के वो स्माइल करती हैं। और अब हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन। एक हफ्ते बाद उनके पास एक और स्क्रॉल आता है और वो जब आता है तब जो मैडम ये थी सुनती हैं कि लैंड क्लान से फिर से एक स्क्रॉल आया। ये सुनने के बाद वो तुरंत जाती हैं और उस स्क्रॉल को फेमियान से पहले ले लेती और उसमें शादी की डेट थी और ये कहा गया था कि विंग को एक अच्छे से ब्राइड की तरह तैयार करके उसे भेज दिया जाए लैंड क्लान, क्योंकि ये शादी राजा की और ये शादी राजमहल में ही होगी। तब ये सुन के मैडम ये खुश हो गई थी और वो वहाँ पे ढेर सारे गिफ्ट जो डाउरी थी वो बहुत सारे आई थी। और ये देख के मैडम यू की तो आंखों में चमक आ गई थी वो सब देख के। और मैडम यू खुश हो गई थी और सोची थी कम से कम चलो इस अनाज से कुछ तो फ़ायदा उन्हें हो रहा है। और ये सोच के वो जाती हैं और सबको बताती हैं। और विंग को 3 दिन के बाद जाना था और विंग जब ये सब सुनता है तब उसे बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा था, पर वो अपने भाई बहन के सामने अपने सिबलिंग्स के सामने हंस रहा था, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो दुख होगा तो उसके भाई बहन भी दुखी हो जाएंगे। और इधर जो यानली
और जो जियाचंद थे वो भी लोग दुखी थे, पर वो विंग के सामने दिखा नहीं रहे थे कि वो दुखी हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने दिखा दिया कि विंग के सामने कि वो दुखी हैं, तब विंग भी रोने लगेगा। उन्हें पता है कि विंग अपनी आंसुओं को रोक के रखा है और विंग बड़ी मुश्किल से स्माइल कर रहा है, पर वो विंग को ऐसे रोने नहीं देना चाहते। इसलिए वो लोग विंग के सामने बस खुश होने का दिखावा कर रहे हैं कि हाँ, वो विंग की शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इधर विंग भी दुखी था, पर वो क्या कर सकता था। और पलक झपकते ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब तीसरे दिन विंग को लेके जाया जाता है जहाँ पे उनके पूर्वज के जो टैबलेट्स थे वो रखे हुए थे। और वहाँ पर जाने के बाद विंग सबको बो करता है, जैसे मैरिज में सब लोग बो करते हैं, वाइन पीते हैं, वैसे सब कुछ विंग करता है। एकदम रेड क्लॉथ में तैयार हुआ था और वही सब रिचुअल्स फॉलो करता है। बस उसके साथ उसका अल्फा नहीं था, वो अकेले ही ये सब कर रहा था। रेड कलर के जो क्लॉथ्स है उनको पहन के, और सब कुछ करने के बाद मैडम यू उसको लेके जाती है और उसके लिए एक बहुत अच्छा सा पालकी आया था जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा ही, और उसको बहुत अच्छे से सजाया गया था। ये देख के विंग एक थोड़ा सा शाय करता है, फिर वो पीछे मुड़ के अपने भाई बहन को देखता है और उसकी आंखों में आंसू थे। और इधर जो फेमिनियन थे वो भी रो रहे थे, पर मैडम यू की तो आंखों में खुशी था कि कम से कम चलो ये तो उनके घर से निकला, नहीं तो उनके घर में रहता दिमाग ख़राब, मतलब मैडम यू का दिमाग ख़राब होता, इस वजह से मैडम यू खुश थी। और इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। उसे ये सब देख के बुरा लग रहा था कि उसकी फैमिली, वो अपनी फैमिली से दूर जा रहा है, वो क्या करेगा। वो यहाँ रहना चाहता था, वो यहाँ इन लोगों के साथ, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता, उसे जाना होगा। और विंग को अब जो जियाचंद था वो पालकी में बैठा देता और विंग रोते हुए वहाँ से चला जाता है और विंग कुछ नहीं कर सकता था। और इधर अब हमें दिखाते हैं शाम का सीन। शाम तक जो विंग था वो वहाँ पर पहुँच चुका था लैन क्लैन। और लैन क्लैन वो जब पहुँचता है तब वो पालकी में से देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, उसे पता चल रहा था कि कहीं पे वो लोग रुके हैं, कोई गेट आया है, और वहाँ से फिर पालकी नीचे रखी गई थी। फिर उसके बाद फिर अंदर गई है पालकी, और अब उसके पास एक ओमेगा आता है जो विंग को कहता है कि आपको अब बाहर आना चाहिए। और ये सुन के विंग अपना सर नोट करता है, और वो जब पर्दा हटता है तब विंग उस जो जगह थी वहाँ से बाहर आता है। और बाहर आने के बाद उसे अभी कुछ नहीं दिख रहा था, उसकी जो फेस था उस पर वेल था, और फिर उसे कोई ओमेगा पकड़ के लेके जा रहा था कहीं पे। और फिर विंग वहाँ पर भी चला जाता है और उसको लैन के जो पूर्वज लोग थे वहाँ पे लेके जाते हैं। और वहाँ पे लेके जाने के बाद उसको एक इंसान के बगल में बैठा दिया गया था, और वो इंसान भी अभी बैठा हुआ था उन्हीं सब टैबलेट्स के सामने ही। और अब दोनों वो करने लगते हैं, मतलब वहाँ पे भी शादी के रिचुअल्स शुरू हो गए। तो बस जहाँ पे पहले विंग ने ये सारे रिचुअल्स किए वहाँ पे विंग अकेला किया, पर यहाँ पे वो अपने अल्फा के साथ कर रहा है। और ये देख के वो शाय करता है और वो सारे रिचुअल्स फॉलो करता है। और फॉलो करने में वहाँ पे वाइन की जगह टी थी, और ये देख के विंग कहता है कि यहाँ पे टी, और मतलब विंग अपने मन में सोचता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। पर वो दोनों अपने मैरिज को लॉक करने के लिए एक दूसरे को टी पिलाते हैं। और जो लैन वांगची था वो वेल के अंदर ही अपने हाथ को डाल दिया था कि विंग टी पी ले। और लैन वांगची और विंग तो एक दूसरे को अभी तक नहीं देखे थे, ठीक है। और इधर अब विंग की शादी हो गई थी और उसे कुछ ओमेगास अब पकड़ के लेके जाते हैं किसी जगह पे जहाँ पे विंग नहीं जानता। पर हाँ, वो चलते चलते जाता, वो थक गया था क्योंकि जो विंग है वो इतना दूर चल के जा रहा है, और उसे मतलब सोच रहा है वो कितना दूर जा रहा है, उसे नहीं पता उससे कितना दूर लेके जा रहे हैं। पर उसे एक रूम में लेके जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद विंग को उस रूम में जो एक बेड था वहाँ पे बैठा दिया जाता है। और वहाँ से वो लोग बैठा कर कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। और विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, उससे डर लग रहा था क्योंकि आने से पहले ही मैडम यू ने उसे कुछ बुक्स दी थी पढ़ने के लिए जो विंग ने पढ़ी थी। विंग ने ये सारी बुक्स पहले कभी नहीं पढ़ी थी, पर अब जब विंग ने पढ़ी थी तब उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था और वो सब देख के उसे अजीब लग रहा था। पर अब जब विंग सोच रहा है तब उसे डर लग रहा है कि उसके साथ कहीं ये सब तो नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा डर गया। पर तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से उसका अल्फ़ा अंदर आता है। अभी विंग ने अपने अल्फ़ा को नहीं देखता और ना वांगजी ने भी देखा है। और जब वांगजी आता है अंदर तो वो विंग को देखता है, पर वो विंग को देख के कुछ नहीं बोलता। वो अपने क्लॉथ को लेता है और वो चला जाता है सीधे वॉशरूम में, और वॉशरूम में वो अच्छे से फ्रेश होकर आता है और विंग को देखता है और विंग के पास शाय करते हुए आता है और उसके फेस से जो उसका वेल लगा होता है उसको हटा देता है। और विंग का जब विंग देखता है कि अचानक से ये वेल हटा, तब वो अपनी आंखें ऊपर करके देखता है और उसकी आंखें थम जाती हैं वहीं पर ही एकदम थम गई थी, क्योंकि
वो अल्फ़ा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। बस विंग ने बगल से देखा और विंग के दिल एकदम धक धक हो गया। वो देखने लगा अचानक से, मतलब उसकी पूरी फेस और उसकी बॉडी एकदम से, क्योंकि जो वांगची था उसने बस इनर रोब से पहने थे और कुछ नहीं पहना था, क्योंकि अभी सोने का टाइम था। और विंग उसे देख के थोड़ा सा आवाज़ करता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, देखो हमारी शादी हुई है पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। आई नो तुम्हें मेरे साथ कंफर्टेबल होने में अभी टाइम लगेगा। और ये कह के वांगजी चला जाता है बेड पे सोने के लिए और विंग से कह देता है, तुम अपने कपड़ों को चेंज कर सकते हो, तुम्हारा जो लेफ़्ट साइड वाला है कबर्ड वो तुम्हारा है और उसमें तुम्हारे कपड़े पहले से ही लगा दिए गए हैं। क्योंकि विंग का सामान जब पहुंचा था तभी उसको लाके मेड लोगों ने, जो भी यहाँ पे काम करते थे, वो लोग लाके फटाफट लगा दिए थे। और अभी विंग उठता है और फिर जाता है अपने कपड़ों को निकालता है और देखता है उसके कपड़े यहाँ पे हैं, पर जो कपड़े हैं वो सब वाइट में हैं, मतलब वाइट हैं, कुछ कुछ पहले से ही रखे हुए और कुछ ब्लैक हैं। और विंग अपने जो ब्लैक एक इनर रोब्स था उन्हें निकालता है और निकालने के बाद उसको पहले जाता है शीशे के पास और वहाँ पे अपने जो हेयर में जो सारे ज्वेलरीज थे और जो ढेर सारे पहने थे उसने, वो सब निकालता है और फिर जाता है वॉशरूम में और फ्रेश होकर आता है वो भी और देखता है तब तक वांगजी सो चुका है। और ये देख के विंग शाय करता है और वो जाके वांगजी के बगल में सो जाता है। और विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो एकदम डरते डरते वहाँ सोया था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, वो सोच रहा था कि वो क्या करे, पर वो कुछ नहीं कर सकता है। अभी उसे यहीं पर रहना है और उसे यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। ये सोच के विंग वहाँ पे सो जाता है। और विंग बहुत ज़्यादा थका था, इसलिए उसकी नींद भी बहुत तगड़ी लग गई और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा वो कहाँ पे सो रहा है, क्या कैसे, वो सो गया तुरंत, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा थकान थी। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अभी 10 बज चुके थे और विंग की डोर पर नॉक हो रही। लैन फुनन आप उठिए, आप उठ गई हैं लैन फुनन। अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही और विंग यहाँ पे घोड़ा गधा बेच के सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंग को पहली बार इतनी सुकून की नींद आ रही और विंग अभी सोया होता पूरे बेड पे घूमता घूमता। तभी विंग को बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने लगती और ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता और वो उठ के बैठ जाता और कहता ये लोग मुझे सोने नहीं देंगे। और ये कह के जब वो उठता है इधर उधर देखता तो वो हैरान और वो प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि आखिर में वो है कहाँ। तब विंग जब प्रोसेस करता है कि वो है कहाँ, तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर वो तुरंत उठता है और तुरंत जाता है वॉशरूम में और तुरंत अब बात लेके आता है। और बात लेके जब आता है तो वो गेट खोलता है और अभी वहाँ पे लैन वांगची खड़ा था और लैन वांगची विंग को एक बार घूर के देखता है। फिर वो कहता है यहाँ पे उठने का टाइम 5 बजे का है और तुमको 10 बज चुके हैं। तब विंग माफ़ी मांगता और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। तब जो वांगची था वो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता। और जो वहाँ पे आए थे लोग, वो लोग कुछ कपड़े ले आए होते और वो लोग तुरंत विंग को पकड़ के ले जाते हैं और वहाँ पर बैठा देते हैं। और बैठाने के बाद विंग को तैयार करने लगते हैं और विंग को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसको सब लोग तैयार क्यों कर रहे हैं उसे तो पता ही नहीं है, पर ये लोग फटाफट विंग को एकदम अच्छे से तैयार कर देते हैं, एकदम एक क्वीन की तरह। और विंग को तैयार करने के बाद वो कहते हैं आपको जाना है अपने एल्डर्स को टी सर्व करने के लिए, किंग ने कहा है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है। और ये कह के वो उन जो वहाँ पे काम करने थे उनके साथ जाने लगता है। और वो लोग बहुत फास्ट चल रहे थे, मतलब वो लोग के लिए ये नॉर्मल था चलना, पर विंग के लिए उसे लगा था कि ये लोग दौड़ रहे हैं, पर वो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा था और विंग अपने इतने भारी कपड़ों को पहन के चल नहीं पा रहा था। तब जो विंग था वो कहता है अरे आप लोग रुकिए, आप लोग धीरे चलिए, मैं नहीं चल पा रहा हूँ आपके साथ। तब जो वहाँ पे मेट थे वो लोग माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं ठीक है आप हमारे साथ चलिए। और ये कह के वो विंग को अपने साथ धीरे धीरे लेके आते हैं। और विंग जब वहाँ पे आता है तब वहाँ पे जो अंकल थे, शिशांत थे और लैन वांगची थे, ये तीनों बैठे हुए थे। और विंग वहाँ पे आगे खड़ा होता है। तभी जो मेट थी वो टी लेके आती है और विंग को सर्व करने के लिए कहती है। तब विंग वो टी का जो पॉट था उसे ले लेता है और वो सबसे पहले जाता है कुनान को सर्व करता है और फिर लैन शिजान को और फिर लैन वांगजी को। फिर उसके बाद विंग को कहा जाता है कि वो बैठ जाए और उन्हें भी सर्व किया जाएगा। तब विंग बैठ जाता है और उसे एक मेट देती है। तब जो कुनान थे वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं मैंने सुना कि तुम आज लेट में उठे, तुमको इतने टाइम तक नहीं सोना चाहिए, ये लैन वांगजी तुम्हें सिखा देगा और यहाँ का रूल्स तुम्हें फॉलो करने होंगे। तब जो शिजान थे वो विंग को बचाने के लिए कहते हैं कि अंकल जाने दीजिए, वो अभी नया है और वैसे भी कल वो थक गया होगा, इतना दूर से ट्रैवल करके आया था और इसीलिए वो सो गया होगा, आप माफ़ कर दीजिए। तब पूरा कहता है शिजान तुम सही कह रहे हो, ये आया था इसलिए ये थका होगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बार माफ़ करता हूँ, पर अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए और तुम्हें सुबह 5 ही बजे उठना होगा चाहे जो हो जाए। ये हमारे रूल्स और हमारे रूल्स को कोई नहीं ब्रेक कर सकता और तुम अब यहाँ की फुनान हो तो तुम्हें हर रूल्स फॉलो करने होंगे। और ये कह के जो
कुरान थे वो अपने टी को पिए रखते हैं और विंग विंग ये सारी बातें सर नीचे करके सुन रहा था। और जो शिजान थे वो देखते हैं विंग को और तभी वहाँ से अंकल अपना टी पी के चले जाते हैं। और अंकल के जाने के बाद जो विंग था वो भी इधर उधर देख रहा था। तब जो शिजान थे वो कहते हैं विंग, तब विंग अपना सर ऊपर करता है कि उसे भाई यहाँ पर किसने बुलाया। तो वो देखता है कि वहाँ पर शिजान बैठे हुए हैं और शिजान उसे देख के एक छोटी सी स्माइल कर रहे हैं, जो देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है और वो भी स्माइल करता है छोटी सी। और शिजान कहते हैं विंग तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तुम। तब जो विंग था वो उन्हें चुपचाप देख रहा था। तब शिजान कहता है ओह मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें पहले अपने बारे में बताना चाहिए। और ये कह के वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो लान शिजान है, लान वांगजी के भाई। और ये सुन के विंग खुश हो जाता है और वो उनसे मतलब थोड़ी बहुत बातें करता है। और यहाँ पे लान वांगजी बैठा हुआ था और अब लान वांगजी खड़ा होता है और कहता है विंग तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए और मैं जा रहा हूँ सभा में, और गंगा आपको भी जाना चाहिए अपने क्लासेस में। तब जो शिजान थे वो कहते हैं हाँ वांगजी मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वांगजी जो शिजान थे वो चले जाते हैं अपने क्लास में। और कुछ मेट्स आती हैं जो विंग को अपने साथ लेके जाने लगती हैं, पर जो वांगजी था वो कहता है इनको मेट्स की आदत नहीं डालनी है, आप लोग जाइए ये खुद चले जाएंगे। और ये कह के जो वांगजी था वो कहता है यहाँ पे मेट्स हमेशा काम नहीं करते हैं, सब लोग अपना काम खुद करते हैं, तो आपको जाना चाहिए खुद से ही। तब जो विंग था वो अपना सर चुपचाप हिला देता और वो कहता है ठीक है वो चला जाएगा। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। पर विंग जब आता है इधर उधर देखता है इतनी सारी जगह है और यहाँ पे कोई भी इधर उधर नहीं आ जा रहा है, मतलब उसे समझ में नहीं आता कि ये वो कहाँ है। उसे दिशा भ्रम हो गया था और उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए, और उसे नहीं समझ में आया। इस वजह से वो इधर उधर जाने लगा, मतलब पहले लेफ्ट जा रहा था फिर राइट जा रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए। और वो पागल तो कहता मैं कहाँ फंस गया, एक तो इतने भारी कपड़े मैंने पहने और मैं यहाँ पे फंस गया, मैं अब कहाँ जाऊँ। और ये कह के वो अपना मुँह बनाने लगा था और इधर उधर देख रहा था, पर उसे समझ में नहीं आया था यहाँ पे वो किस तरफ जाए। और तभी वो एक तरफ जाने लगता और उस तरफ जाते हुए वो पहुँच जाता है एक जगह पे जहाँ पे कोल्ड पॉन्ड था। और ये देख के विंग वहाँ पे जाके देखने लगता और कहता वाह ये कितनी सुंदर जगह है, अगर मैं इस तरफ नहीं आता तब तो उससे ये जगह तो छूट ही जाती। वाह अब से मैं यहीं आऊँगा, मुझे जब शांति चाहिए रहेगी सच में ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत प्रिटी है, और मैं अब यहीं आऊँगा यहीं। और ये कह के विंग स्माइल करता है और फिर वहाँ पे कुछ टाइम तक रहता है। और कुछ टाइम रहने के बाद विंग वहाँ से उठता है और फिर उसके बाद फिर जाने लगता है, फिर इधर उधर ढूंढने लगता है और उसे उसी जगह ही नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पे एक जो मेट था उसे दिखता और वो सोचता है कि वो जाकर उससे बात करेगा, क्योंकि विंग ने इसे देखा था सुबह, यही तो आया था तैयार करने के लिए। और विंग उधर जाने लगता, तभी वहाँ पे शिजान आ जाते हैं। और जब शिजान को विंग देखता है तब वो कहता है कि अरे गंगा आप। तब शिजान कहता है अरे विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए ना। तो विंग कहता है गंगा एक्चुअली वो गंगा। तब जो शिजान थे वो कहते हैं हाँ विंग बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, बोलो तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं क्या तुम्हें खूंखार लग रहा हूँ। तब विंग कुछ नहीं बोलता और वो कहता नहीं गंगा वो एक्चुअली मैं रूम में जाने का जो रास्ता है उसको भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता किधर से जाया जाएगा गंगा, मैं नहीं जानता हूँ। तब जो शिजान थे वो कहते हैं अरे विंग इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ के आऊँगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और विंग को अपने साथ लेके जाते हैं। और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वो जब शिजान को देख रहे थे तो उन्हें यानली की याद आ रही थी। पता नहीं क्यों विंग को जब वो शिजान को देख रहा था तब उसे यानली की याद आती कि उसकी शिजे भी ऐसी है सेम, एकदम मासूम सी, एकदम एक छोटी सी स्माइल उनके फेस पे आती है, एकदम ऐसे ही बात करती है विंग से बहुत अच्छे से। और विंग के चेहरे पे एक स्माइल थी। तब शिजान ले जाके उसे उसके रूम तक छोड़ते और तभी वहाँ पर गेट पर देखते हैं लान वांगजी को। लान वांगजी खड़ा होता और जब विंग को देखता है लान वांगजी तब वो कहता है तुम कहाँ थे, ये देख के ये कह के वो पूछता है। तब जो विंग था वो बताने वाला था पर शिजान उसके हाथ को दबाते हैं और कहते हैं वांगजी ये मेरे साथ था, मैंने सोचा मुझे विंग से मिलकर कुछ बातें करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो इसलिए मैं विंग के पास खुद गया था और मैं विंग को खुद लेके गया था और मुझे उससे बात करनी थी। वैसे भी अब विंग हमारा फैमिली मेम्बर है तो क्या मैं बात नहीं कर सकता था वांगजी। तब जो वांगजी था वो कुछ नहीं बोलता, वो अंदर चला जाता है। तब जो विंग था वो कहता है गंगा आपने बताया क्यों नहीं कि मैं कोल्ड पॉन्ड की तरफ गया था। तब जो शिजान थे वो कहते हैं नहीं विंग तुम मत बताना, नहीं तो वांगजी गुस्सा हो जाएगा, वो गुस्सा करने लगेगा, ठीक है, और तुम जाओ अभी अंदर, ठीक है, और तुम्हें से अगर पूछेगा तुम कहाँ थे तो जो मैंने बताया वही बताना। तब विंग कहता है ठीक है गंगा मैं यही बताऊंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है रूम में और शिजान भी चले जाते हैं। और लान वांगजी बस विंग को घूर घूर के देख रहा था और विंग को जब ये फील हो रहा था तब उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता, उसे समझ में नहीं था वो क्या करे। और
मतलब उसे अजीब लग रहा था। तभी जो वांग था वो पूछता क्या गग्गा ने जो कहा वो सच कहा, तुम गग्गा के साथ थे? तब विंग हिचकिचाते हुए कहता है हाँ 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 मैं उन्हीं के साथ आया हूँ, उन्हीं के साथ था। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है। और ये कह के वांग जी अपना कुछ काम करने लगता और विंग कहता है हाँ विंग तू आज बच गया, अगर आज शेचैन गार्ड तुझे नहीं बचाते तो तेरा क्या होता। पता चलता कि आज ही के दिन तू बहुत ज़्यादा जियान क्लैन, फिर उसके बाद मैडम यू तेरी ऐसी हालत करती कि तू ज़िंदगी भर याद रखता है। ये सब विंग अपने मन में सोच रहा था, पर वो कुछ कहता नहीं है वांग जी से। और वांग जी अपना काम कर रहा था और विंग अब बैठे बैठे उसी को एक टक घूर घूर के देख रहा था। और वांग जी अपना काम करते हुए उसकी नज़र बार बार विंग पे जाती। ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई घूरता है या फिर कोई देखता है तब हमें फील होता है कि हाँ कोई हमें देख रहा है, और हमारी नज़र ऑटोमेटिकली उस तरफ चली जाती है जिस तरफ से हमें कोई घूर रहा होता है। तो ऐसे विंग के मतलब ऐसा वांग जी के साथ हो रहा था, क्योंकि जो विंग था वो वांग जी को घूर रहा था और वांग जी बैठे बैठे देख रहा था कि आखिर में विंग कर क्या रहा है। बार बार जो वांग जी था वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था विंग की वजह से, क्योंकि विंग उसे घूर रहा था ना। और ये देख के थोड़ा वांग जी को अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी वो अपना जो जो स्क्रॉल में वो कर रहा था वो रखता है, और जो अपने हाथ में लिया हुआ था जिससे लिखने के लिए कलम जो भी था उसको रखता है और देखता है विंग की तरफ और कहता है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। तब जो विंग था वो डर जाता है और वो कहता नहीं नहीं मैं नहीं देख रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कह रहा है मैं इतने टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझे ही देखे जा रहे हो, क्या हुआ है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कुछ नहीं बोलता और वो कहता नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। और ये कह के वो जल्दी से जाता है अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है और उन्हें लेके रूम में मतलब जो वॉशरूम था वहाँ पे चले जाता है। और वो अंदर जाने के बाद कहता हाँ ये मैं क्या कर रहा था, लगता है मेरे ऊपर जल्दी तलवार गिरने वाली है और मैं जल्दी ही मरूंगा। विंग तो अपनी आदत सुधार ले, नहीं तो तेरा क्या होगा। और ये कहते विंग अपने आप को समझा रहा था कि तुझे किंग से बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसने सुना है किंग बहुत ज़्यादा क्रूअल है, किंग सबको मार देते बिना सोचे और किसी की एक गलती भी किंग माफ़ नहीं करते। ये सब विंग ने सुना हुआ, क्योंकि जो किंग है लैन वांग जी इनके बारे में कुछ बुक्स जो जियान क्लैन और भी कई क्लैन में लैन वांग जी के ऊपर बुक लिखे हुए वो मिलते हैं कि हमारे राजा कैसे हैं। और विंग ने उसी बुक में पढ़ा हुआ है, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वो अगर कुछ बोलेगा तो लैन वांग जी तो उसके कहीं जीभ ना कटवा दे, कहीं उसका सर ही धड़ से अलग ना करवा दे, अगर उसके हाथ कटवा दिए तो उसका क्या होगा। यही सब विंग के अंदर चल रहा है। पर विंग अपने आप को संभालता और कहता विंग विंग सब कुछ ठीक है, तू तू बच गया विंग, तू बच गया। और ये कह के वो अपने आप को संभालता है और फिर कहता है मुझे किंग के सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। और ये कह के वो फ्रेश होता है और बाहर आता है। तब तक रात के 7 बज चुके थे और लैन वांग जी उसे देखता है और कहता है चलो चलो लंच करने। तब विंग कहता है हाँ। तब जो वांग जी था वो उसे घूर के देखता है। तब जो विंग था उसे समझ में नहीं आया। तब जो वांग जी था वो कहता है लंच करने का टाइम हो गया चलो। और ये कह के वो उसे लेके जाने लगता है और वांग जी आगे आगे चल रहा था, विंग उसके पीछे पीछे। और विंग को समझ में आया तो वो क्या करे, वो तो वांग जी के पीछे पीछे ही चलता जा रहा है और वो चुपचाप बस जा ही रहा था वांग जी के पीछे पीछे। वो जाने लगा था वांग जी के पीछे। फिर उसके बाद विंग सोच भी रहा था कि इतनी जल्दी ये लोग डिनर करते हैं, इतनी जल्दी डिनर करने की क्या जरूरत, अभी तो 7 ही बज रहा है, कम से कम 9-10 बजे करना चाहिए और ये लोग 7 ही बजे कर रहे हैं। विंग को तो अभी भूख भी नहीं लगी है ज़्यादा, पर हाँ उसे थोड़ी भूख लगेगी क्योंकि सुबह का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बस विंग सोच रहा है इस समय बहुत अच्छा सा खाना स्पाइसी फूड मिल जाए, बस विंग को जन्नत मिल जाएगी। विंग यही सब सोच रहा था, पर उसके तो प्लान पे मतलब जो उसका सोचना है उस पर तो पानी फिरना तो पक्का तय है ये। और विंग जब जाता है अंदर तब वहाँ पे देखता है शिचान भी बैठे हुए और शिचान विंग को हाथ देते हैं कि विंग आ जाओ मेरे पास। और विंग तुरंत चला जाता है लैन शिचान के पास और वहाँ पे बैठ जाता है। तब शिचान कहता है विंग तुम्हारे लिए अभी खाना आ रहा है। और ये कह के वो स्माइल करता है और तभी उसके सामने खाना आता है। और ये खाना देख के विंग अपना मुँह बना लेता है, उसे समझ नहीं आता वो कैसे खाए, उसे तो ये सब खाना पसंद ही नहीं। और लैन वांग जी बस बैठ के देख रहा था विंग को, वो कुछ नहीं कहता है। और यहाँ पे अब सब लोग खाना खा लेते हैं और विंग ये अलग अलग अपने फेस बना था। और ये जो लैन वांग जी था और जो शिचान थे वो दोनों नोटिस कर रहे थे, पर यहाँ पे अभी अंकल नहीं थे, अंकल होते तो डांट देते, पर अभी अंकल थे नहीं तो विंग ये सब कर सकता था। और अभी विंग मुँह बना था कि ये मैं कैसे खाऊँ, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये कैसे ना खाऊँ। पर विंग को खाना पड़ता है क्योंकि उसे भूख तो बहुत तेज़ लगी थी। और विंग खाने के बाद वहाँ से उठता है और फिर वो चला आता है रूम में। और रूम में आने के बाद वो जाता है बिस्तर पे सो जाता है और बीच में जो पिलो थे उनको लगा दिया जाता है। एक तरफ वांग जी सोएगा, एक तरफ विंग सोएगा, क्योंकि पिछली रात विंग बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर को फेंक रहा था इधर उधर, इस वजह से बीच में आज पिलो लगाया गया था और विंग अब सो जाता है।
क्योंकि वांग जी ने लाइट्स को बंद कर दिया था और पूरे रूम में अंधेरा था और लैन वांग जी ने कहा था तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है और विंग इसी टेंशन में ही सो जाता है कि उसे सुबह 5 बजे उठना है तो उसे जल्दी सोना चाहिए। और अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। अभी 5:30 हो रहे थे और वांग जी विंग को उठा रहा था कि विंग उठो, पर विंग उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और विंग उससे कह रहा था नहीं वो अभी नहीं उठेगा और ये कह के वो अभी सो ही रहा था। और लैन वांग जी को ये देख के गुस्सा आती और वो तुरंत विंग को उठाता और ले जाके बाथ टब में पटक देता। और ये देखने में विंग कहता बाढ़ गई, पर जब उठता है तब देखता है कि वो बाथ टब में, और ये देख के वो वांग जी को देखता है, पर वो वांग जी को देख कर डर जाता है क्योंकि वांग जी की आंखों में सीधा सीधा गुस्सा दिख रहा था। और अब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट 11 बजे का सीन। 11 बजे जो विंग था उसके जो कपड़े थे वो दूसरे रूम में शिफ्ट किए जाते। ये देख के विंग सोचता है ये क्या हो रहा है। तब जो वहाँ पे एक मेड थी वो बताती है कि अब आपका जो जो कपड़े हैं वो दूसरे रूम में शिफ्ट किए जा रहे हैं क्योंकि जो हमारे महाराज का ये कमरा है और आपकी न्यू शादी हुई थी इसलिए आप 1 हफ्ते से इस रूम में थी, पर अब आपका कमरा जो है वहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनकर विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वाह, अब उसका खुद का कमरा वो अपने हिसाब से रह सकता है एकदम मस्त होकर। उसे अब कोई रोक टोक वाला नहीं होगा। इस रूम में उसे कितना ज़्यादा डर लग रहा था, कितना अजीब से उसे रहना पड़ रहा था। हे भगवान, वो तो खुद ही जानता है कि वो कितनी मुश्किल से इस रूम में एडजस्ट कर रहा था, पर अब उसके लिए अच्छा रहेगा, वो आराम से जाके उस रूम में रहेगा और मस्त रहेगा। ये सोच के वो खुश हो गया था और उसका जो पूरा कपड़ा वपड़ा था वो सब दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था और उस रूम में अब चला भी गया था। मतलब वो एक जैसे लैन वांग जी का पूरा एक महल टाइप में, छोटा सा महल टाइप में था, वैसे ही विंग के लिए वो अलग से ही महल टाइप में था और वहाँ पे विंग अकेले रहने वाला था। विंग तो खुश था और विंग उस जगह पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद भी देखता है वो घर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, छोटा सा था, अच्छा था। और ये देखने का वो अंदर जाता है और अपने शूज़ को निकाल के फेंक देता और अपने बेड पे फैल जाता और कहता है मेरा बेड, आई मिस यू माई बेड। और ये कह के वो उस बेड पे सोने लगता है और फिर कहता है हाँ अब मुझे आराम की नींद आएगी। रोज़ तो मुझे इसी बारे में हार्ट अटैक आता था कि मेरा क्या होगा अगर मैं वांग जी के साथ सोऊंगा, पर अब तो मैं एकदम मस्त होकर घोड़ा गधा बेच के सोने वाला हूँ। और वांग जी अब मुझे कुछ नहीं बोल सकता। ये कह के भी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी जब अपने रूम में आता है तब वो देखता है कि वहाँ पर विंग नहीं है। तब जो वहाँ पे सैनिक थे उनसे पूछता है, तब सैनिक बताते हैं कि अंकल का ऑर्डर था कि विंग को उसके रूम में शिफ्ट कर दिया जाए और आपकी शादी को 1 हफ्ते हो गए हैं तो इसलिए उनको उनके रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तब ये वांग जी सुनता तो वो कहता है ठीक है। और फिर वो अपने रूम में जाता है और अपने रूम को देखता है। उसका रूम अब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, वहाँ पे मतलब विंग नहीं है और जो उसके बुक्स है वो एकदम किनारे रखे हुए थे क्योंकि जो लैन वांग जी था उसे इतने दिनों में पता चल गया था कि विंग कैसा इंसान है। विंग बहुत ज़्यादा मैसी इंसान है। वो बस सब चीज़ें इधर उधर फैलाया रहता है और वो एकदम मतलब सब कुछ एकदम मैस करके रखता है, अपने कपड़े सब कुछ। और जब वांग जी आता था और जब वांग जी विंग को घूर के देखता था तब विंग डर के नाते सब कुछ सही करता था, पर अब विंग को ये सब सही करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो एकदम मस्त रहेगा। और इधर जो वांग जी था वो अब आता है अपने रूम में और फिर उसके बाद अपना फ्रेश होता है और अपना बैठ के काम करने लगता है। और इधर दूसरी तरफ विंग बस अपने रूम में पूरा एकदम अपने रूम को कबाड़ खाना बना चुका था। वहाँ पे हर चीज़ फैला दिया था, कहीं कुछ फैला है कहीं कुछ फैला, और वो मस्त अपने कुछ काम कर रहा था, मतलब कुछ तालिस्मान बना रहा था जो विंग जो यूनमक में था तब बनाता था। और अभी वांग जी के साथ रहने की वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पे वो नहीं कर सकता है। उसे मैडम यू ने साफ साफ हिदायत दी कि अगर उसके ये सब करने की वजह से वहाँ से कंप्लेन आई तब मैडम यू उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। इस वजह से विंग बहुत ज़्यादा परेशान था और वो इसी वजह से ये नहीं कर पा रहा था। पर अब विंग का पूरा मन लगने वाला है इस काम में और विंग वहाँ पे कुछ चीज़ें कर रहा था। और 2 बार तो धमाके भी हो चुके थे जो छोटे छोटे धमाके थे और विंग का फेस ब्लैक भी हो गया था। पर जब वहाँ पे एक जो सैनिक था वो आता है बुलाने के लिए खाने के लिए, तब विंग देखता है कि अरे 7 बज गया। ये सोच के विंग अपने फेस को देखता है मिरर में और ये देखने के बाद विंग तुरंत जाता है बात लेने के लिए क्योंकि वो ऐसे नहीं जा सकता बाहर। और वो बात लेके अब वाइट कलर के कपड़े पहनता है क्योंकि विंग जब आया तब उसने ब्लैक पहना, पर जो अंकल थे उन्हें ये पसंद नहीं आया था कि विंग ब्लैक कलर के कपड़े पहने। उसके लिए फिर जो वाइट कलर के ड्रेस थे वो तुरंत सिला के आ गए थे और एक विंग के लिए तो तुरंत सारा काम हो जाएगा, तो इसलिए विंग के लिए भी सारा काम फटाफट हुआ था। और जब आया था तब विंग को वो पसंद नहीं आया था क्योंकि विंग को रेड और ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो रेड और ब्लैक पहनता। पर यहाँ पे अब उसे वाइट पहनना पड़ेगा, ये विंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग अब वहाँ पे जो
था वहाँ पे जाता है और अपना डिनर करता है। और अभी वहाँ पे लैन वांगजी नहीं था, बस लान शिचान थे। और लान शिचान के साथ वो डिनर करके अपने रूम में भाग आता है। और फिर उसके बाद उसकी लाइफ अब नॉर्मल शुरू हो गई थी। वो अपने हिसाब से रहता था, उसे कोई पूछने भी नहीं आता था, वो एकदम मस्त होकर रहता था। विंग सोचता था क्या सच में यहाँ पे जो जो क्वीन होती है उसे कोई नहीं पूछता है, वो ऐसे ही रहता है। विंग का दिमाग में यही था। पर हमें दिखाते हैं 3 दिन के बाद एक मेड आती है उसके पास और उसको कुछ बुक्स देती है। विंग कहता है ये क्या है, तब वो कहती है ये लैन क्लैन का रूल्स है और इस रूल्स को आपको कॉपी करना है और याद करना है। और जब तक आप याद नहीं कर लेते तब तक आपको कॉपी करना है और कॉपी कर करके याद करना है। तब विंग कहता है इसका क्या मतलब है। तब जो मेड थी वो कहती है हमें नहीं पता, हमें ये किंग ने कहा है आपको देने के लिए, आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं कर लूँगा। और ये कह के वो उस जो बुक्स थी उन्हें अंदर लेके चला और उसमें देखता है विंग, उसमें 3000 रूल थे। ये देख के विंग का सर चकरा जाता है। वो कहता है ओ माय गॉड, इतने रूल्स मैं कैसे याद करूँगा। और ये कह के वो कहता है मेरा क्या होगा, मुझे सब लोगों ने फंसा दिया, मेरा क्या होगा। पर विंग कुछ नहीं कर सकता था अभी। और विंग अब उन रूल्स को देखता है और वो पढ़ने लगता है। पर वो जैसे ही 10-15 रूल्स पढ़ता है वैसे उसको नींद आने लगती है और वो बुक बंद करके रख देता है और कहता है हाँ अभी बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। और ये कह के विंग अपने माउथ पे हाथ को मारते हुए चला जाता है सोने के लिए। और वो विंग जाके सो भी जाता है। विंग को पढ़ाई के नाम पे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। और इधर हमें लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी ने ये रूल्स के बुक भेजे हुए थे क्योंकि लैन वांगजी कई बार विंग को देख चुका था रूल्स तोड़ देते हुए। पर उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था क्योंकि जो शिचान थे और अंकल थे उन्होंने कहा था कि विंग को 1 महीने का टाइम दो और उससे रूल्स याद करवाओ। विंग को अभी रूल्स बुक नहीं मिले तो उसको समझाओ, उसको दो कि वो कैसे करे और विंग कर लेगा। तब उसको 1 महीने बाद पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर वो नहीं सीखा तो उसको पनिशमेंट स्टार्ट होगी देना। और ये सब वांगजी ने जब सुना तो वो तो तुरंत ही पनिशमेंट देना चाहता था। पर अंकल के समझाने पर कि वो यहाँ पे आया है, न्यू है, उसे यहाँ की परंपरा यहाँ की चीज़ें नहीं पता है तो उसे माफ़ कर दो वांगजी, जाने दो। और ये कह के अंकल ने ही मना किया था, इसलिए जो वांगजी था वो मान गया था और उसने कहा था ठीक है। और इधर जो विंग था वो तो सो गया था। अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट नेक्स्ट डे जो वांगजी था वो विंग को अपने पास बुलाता है और विंग जाता है जहाँ पे लैन वांगजी लाइब्रेरी में बैठ के काम कर रहा था। और वहाँ पे जब विंग जाता है तब वो इधर उधर देख रहा था क्योंकि पहली बार वो लैन क्लैन के लाइब्रेरी में आया है। विंग को तो पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। विंग को अगर पता होता ना तो विंग पहले ही आ गया था। विंग अपने मन में सोच रहा था और वो अब लैन वांगजी को देखने लगता है कि वो कहाँ है। तभी वो देखता है कि एक किनारे वो बैठा हुआ है और कुछ लिख रहा है। और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। विंग उसे बस एक टक देख ही जा रहा था। तभी जो वांगजी था वो अपना सर ऊपर करता और विंग को देखता और विंग अपने पास इशारा करके बुलाता है। तब विंग देख कहता है क्या मैं। तब लैन वांगजी अपना सर हिलाता कि हाँ तुम्हें ही बुला रहा हूँ और किसको बुलाऊंगा। तब जो विंग था वो जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी के पास जाके खड़ा हो जाता और वो कहता है जी महाराज आपने मुझे बुलाया। तब लैन वांगजी अपना सर नोट करता और कहता है कल जो तुमने पढ़ा है रूल्स उन्हें मुझे दो, मुझे देखना है तुमने कितने रूल्स पढ़े। तब विंग नहीं दे रहा था क्योंकि वो लेके आया था उसे वो रूल्स बुक और जो दिया गया था जिसमें लिखने के लिए वो लेके बुलाया गया था। तब विंग नहीं दे रहा था पर वांगजी उसके हाथ से ले लेता है। और जब वांगजी उसको खोल के देखता है तब वांगजी हैरान। वांगजी उसमें देखता है बस विंग ने 10 रूल्स लिखे हैं, वो भी बस एक बारी, मतलब 10 लाइन लिखा हुआ है, 10 अलग अलग रूल्स। ये देखने के बाद लैन वांगजी एक बार विंग को घूर के देख रहा था, एक बार उस बुक को। और विंग बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। वो एक छोटी सी हंसी हंसता है कि हाँ उससे तो गड़बड़ हो गई। फिर लैन वांगजी कहता है ये तुमने क्या किया है। तब विंग कहता मैंने तो कुछ नहीं किया है। तब लैन वांगजी कहता है विभूषण ये तुमने क्या किया है, मैंने तुम्हें सुबह ही ये काम करने को कहा था और तुम्हें इतना टाइम हो गया तुम अभी तक नहीं कर पाए। तब विंग कहता एक्चुअली मेरी लिखने की आदत नहीं है, मैं थक जाता हूँ समझे, और मैं थक गया तो मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं जा चला गया सोने के लिए। और लैन वांगजी शाय करता और फिर विंग से कहता है इसको कंप्लीट करो और अगर तुमने कंप्लीट नहीं किया तब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और ये बात फाइनल है। और ये कह के लैन वांगजी अपना काम करने लगता है और विंग मुंह बनाता है। वो पहले मना करने की कोशिश करता है कि उसे नहीं करना, चाहे जो जाए वो नहीं करने वाला है, पर वो उसकी तो कुछ चल नहीं सकती है इसलिए वो उन रूल्स को कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद वो लैन वांगजी को दिखाता है। लैन वांगजी भी देखता है और कहता है हाँ ठीक है चलो। और ये कह के वो उस चीज़ को देखने लगा था मतलब पूरा। और देखने के बाद विंग को देखता है और विंग से कहता है तुम इसको क्या करने वाले हो। तब विंग कहता है
इसको तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुमको दे दिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मैं बहुत थक गया और देखो रात के 1 बज चुके हैं, तुम भी नहीं सोए, मुझे सोने तो नहीं तो तुम सुबह 5 बजे उठाओगे। तब लान वांगजी कहता है हाँ ठीक है जाओ सो जाओ। और जब विंग जाता है सोने के लिए तब वांगजी भी जाता है और अभी तक वांगजी विंग का ही वेट कर रहा था कि विंग अपना काम ख़त्म कर ले तब दोनों साथ में जाएँ सोने के लिए। और दोनों चले जाते हैं अब सोने के लिए और हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह लान वांगजी 5 बजे उठ चुका था क्योंकि वो चाहे जितने बजे सोए उसे तो अपने रूल्स के हिसाब से उठना है, इसलिए वांगजी उठ चुका था। पर वो जब विंग को देखता तो विंग सो रहा था और वांगजी सोचता कि आज विंग को सोने देना चाहिए क्योंकि विंग ने रात में बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया तो इस वजह से वो सोने देगा आज विंग को, वांगजी ने सोचा था। और वांगजी चला गया था वहाँ से और जब वांगजी चला गया था तब विंग का था ये गया और आज ये मेरे पास ही रुक गया था। ओह माय गॉड ये मेरे पास ही था, पर ठीक है अब नहीं आएगा। और ये सोच के विंग खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो उठा था 10 बजे और जब उठा था तब वहाँ पे एक मेड आई थी और उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी। और विंग जल्दी से बात लेता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है 10 बजे और कहता है हाँ खा के मज़ा आ गया, मैं थक गया था, मुझे बहुत काम कराते हैं ये लोग बहुत काम। और ये कह के वो खा के फिर उसके बाद बाहर जाके घूमने लगता है। विंग का कुछ काम यहाँ था ही नहीं, बस विंग दिन भर घूमता था, इधर उधर मस्ती करता था और कुछ नहीं। और कभी कभी उसे लान शिचान मिल जाते थे तब लान शिचान के साथ उसका अच्छा टाइम पास होता था और उसके लाइफ में यहाँ पे ज़्यादा कुछ था हुआ नहीं, बस वो मस्ती करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। फिर एक दिन उससे मिलने के लिए जियान चैन आता है और जियान चैन को देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो अपने रूम में लेके जाता और जियान चैन से ढेर सारी बातें करने लगता है। वहाँ पे लान वांगजी भी आया था जियान चैन से मिलने के लिए और जब लान वांगजी जियान चैन से मिला तो जियान चैन भी बहुत अच्छे से लान वांगजी से बातें की, उससे मिला, मतलब उन लोगों के बीच में अच्छा कनेक्शन बना बस थोड़ा बहुत, क्योंकि वांगजी ज़्यादा बातें करता नहीं है। और जियान चैन जब देखा वांगजी ज़्यादा बातें नहीं करता है तब जियान चैन भी ज़्यादा नहीं बोला था वांगजी से, इस वजह से फिर उसके बाद दिखाते हैं ऐसे ही वो दिन बीत गया था। और दूसरे दिन जब जियान चैन जा रहा था क्योंकि वो आया था बस धीरे से मिलने के लिए, वो अपने मॉम को बता के नहीं आया था, अगर अपने मॉम को बता के आया था तो उसकी मॉम यहाँ पे कभी नहीं होने देती, इसलिए उसने अपनी मॉम को कुछ नहीं बताया था, वो धीरे से आया था। और जब जाने लगा था तब विंग से कहा था विंग तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें अब डिवोर्स के बारे में बात करना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि तुमने कहा था कि तुम डिवोर्स के बारे में बात करोगे शादी के कुछ टाइम के बाद। तब विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो जियान चैन, मैं बात करता हूँ तुम टेंशन मत लो और मैं जल्दी ही वहाँ आ जाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। और ये कह के विंग जियान चैन को हक करता है लास्ट टाइम और फिर उसे जाने के लिए कहता है। और जियान चैन जाते हुए कहता है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो खत में लिख के मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए वो चीज़ लेके आऊँगा या फिर मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आऊँगा। तब जियान चैन की बात सुन के विंग कहता है नहीं ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं वांगजी से बात कर लूँगा और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो तुम टेंशन मत लो। तब जो जियान चैन था वो नोट करता है और फिर वहाँ से विंग से लास्ट टाइम मिलने के बाद चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं अब कुछ दिन बाद का सीन। कुछ दिन बाद वांगजी अपने रूम में बैठा हुआ था और विंग और वांगजी के बीच में इधर अभी मुलाकातें नहीं हुई थी क्योंकि जो विंग था उसका अलग रूम था और वांगजी का अलग रूम था, इस वजह से दोनों अलग अलग ही रूम में थे। और जब विंग जाता है वांगजी के पास तब वांगजी उसे देखता है, वांगजी अभी लाइब्रेरी में था और वहाँ पे बैठ के अपना कुछ काम कर रहा था और विंग उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। तब वांगजी अपनी एक नज़र उठा के विंग को देखता है और विंग को देखते हुए कहता है क्या हुआ तुम्हें कुछ कहना है। तब विंग उसे देखता है और कहता है हाँ वो मुझे कुछ। तब वांगजी कहता है हाँ बोलो तुम्हें क्या कहना है। तब जो विंग था वो कहता है एक्चुअली मैं आपसे। तब जो वांगजी था वो कहता है बोलोगे भी, तुम्हें क्या कहना है, इतनी ज़्यादा हिचकियाँ क्यों मार रहे हो। और ये कह के देखता है। तब जो विंग था वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने हाथों को टाइट एकदम करके वो कहता है मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद लान वांगजी शॉक और फिर उसके हाथ से जो उसने कलम पकड़ा हुआ था वो गिर जाता है और फिर जो शाही थी वो पूरे पेज में लगी थी, मतलब वो पेज ख़राब हो गया था। और इधर जो विंग था वो अपनी आंखें खोलता है और वो वांगजी को देखता है। तब वांगजी कहता है क्या। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, वैसे भी हमारे बीच में कुछ भी पति पत्नी वाला है नहीं और वैसे भी मैं आपके साथ अभी रह रहा हूँ और आपको आगे चल के कोई और पसंद आ गया तो मैं एक कॉन्क्यूबाइन बन जाऊँगा और कोई और क्वीन बनेगा, तो इससे अच्छा मैं आपसे डिवोर्स ले लूँ। और वैसे भी मुझे ये शादी नहीं करनी थी, मुझसे ज़बरदस्ती कराई गई थी और मैं यही सोचता हूँ कि आपसे भी ज़बरदस्ती हुई होगी। ये कह के विंग वांगजी को देखता है। तब वांगजी उससे कह देता है ठीक है मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। और विंग हैरान क्या ये इतनी जल्दी मान गया, उसे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी जल्दी मान सकता है। और इधर जो वांगजी था वो ये कह के फिर अपने जो शाही
का मतलब जो पेन था उसको उठाता है और उसको हटाने के बाद वो पेपर हटा देता है, क्योंकि वो पेपर अभी ख़राब हो गया था इंक गिरने की वजह से। और विंग वहाँ से चला जाता है और इधर लैन वांगची के दिल में पता नहीं क्या हो रहा था। उसे समझ में आया था कि विंग उससे डिवोर्स लेना चाहता है, और इधर विंग को भी बुरा लग रहा था। हाँ, वो जाना चाहता है, लेकिन उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि वांगजी ने उसे रोका नहीं एक बार भी। वांगजी ने एक बार ये नहीं कहा कि विंग तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, और ये चीज़ विंग को बुरा लग रहा था। और इधर वांगजी भी अब कह दिया था। अब कुछ टाइम के बाद विंग आता है वांगजी के पास, मतलब रात के टाइम वांगजी के रूम में। और वहाँ आने के बाद विंग के सामने वांगजी एक कागज़ रख देता है, और विंग उस कागज़ को देखता है, और वो वहाँ पे जो पेन रखा हुआ था उसको उठा लेता है, और शाही वाला। तब उसको उठाने के बाद वो उसमें जाने लगता है साइन करने के लिए। और विंग के मन में ये था, वांगजी तुम मुझे रोक लो, तुम कह दो कि तुम मुझे नहीं यहाँ से भेजना चाहते। और विंग के देख के वांगजी के मन में ये था, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता हूँ विंग, पर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ बांध के नहीं रखूँगा। और ये कह रहे थे, और मतलब दोनों के मन में अलग अलग जो थिंकिंग थी वो थी, पर एक दूसरे से वो लोग शेयर नहीं कर रहे थे। और इधर अब विंग उस डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है, और तब लैन वांगची अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। और विंग वहाँ रुकता भी नहीं है, और सीधा डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। और इधर लैन वांगची बहुत ज़्यादा ही उदास था। वो देख रहा था विंग ने इस पर साइन कर दिया, अब वांगची साइन कर देगा, इनका डिवोर्स हो जाएगा। पर वांगची अभी साइन नहीं करता, और उस डिवोर्स पेपर को जो फोल्ड करके रख देता है। और इधर विंग अपने रूम में आता और अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसे बुरा लग रहा था कि वो वांगजी से दूर हो रहा है, उसे वांगजी से दूर नहीं होना है, पर वो क्या करे, उसे अब दूर होना होगा वांगजी से। अब वो कुछ नहीं कर सकता है, ये विंग के दिमाग में चल रहा था। और विंग एक शायर करता है और कहता है, विंग अब तेरा बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध और तू निकल। और ये कह के वो अपना एक लेटर लिखता है जियान चैन के लिए, और वो लेटर जा रहा था लैन क्लैन के बाहर। वो लैन क्लैन के बाहर जाके ये लेटर भेजना चाहता है, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो सबको पता चलेगा कि विंग ने कोई लेटर भेजा है। पर विंग अभी ये बात किसी को बताना नहीं चाहता, वो बस यहाँ से चुपचाप अब चला जाएगा, बिना किसी के नज़र में आए, बिना किसी को बताए। तो इस वजह से विंग वो लेटर वहाँ से जाता है बाहर और उस लेटर को भेज देता है। और जब विंग अंदर आ रहा था तब वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है, और वहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे कुछ प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग हो रही है। और ये सुन के विंग उन लोगों के पीछे पीछे जाता है। वो लोग पता नहीं कौन थे, विंग उन लोगों को नहीं दिखता, पर वो लोग ब्लैक ड्रेस में थे जो यहाँ पे घूम रहे थे। और विंग उनके पीछे पीछे जाता है, और उसे पता चलता है कि जो उसका क्लैन है, जियान क्लैन, वहाँ पे कोई खतरा है और वहाँ पे कुछ होने वाला है। और ये सुनने के बाद विंग थोड़ा परेशान होता है, और वो कहता है वो क्या करे, जियान क्लैन के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत, वो किससे मदद मांगे, वो तो कल जाने वाला है, उसे कैसे पता चलेगा इन सब बारे में। तो ये सब विंग सोचने लगा था। और फिर वो सोचता है उसे वांगजी से बात करने की, वांगजी से वो बात करेगा। और वो ये सोचते हुए जाता है वांगजी के रूम के पास, पर वांगजी वहाँ पे नहीं था। और ये देखने के बाद विंग थोड़ा परेशान हो जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वहाँ से चला जाता है अपने रूम में, और पूरी रात विंग को मतलब पूरी रात नींद ही नहीं आती है। वो पूरी रात बस बैठा ही रह जाता है और सोचता हुआ रहता है। और जैसे ही मॉर्निंग होती है वैसे विंग जाता है सीधा कोर्ट में, जहाँ पे लैन वांगजी बैठ के सबके बारे में मतलब फैसले ले रहा था। वहाँ पर जब विंग पहुँचा तब विंग को जब वांगजी देखते तो वो हैरान, क्योंकि विंग ने कहा था कि वो सुबह चला जाएगा 5 बजे तक, तब इसलिए वांगजी हैरान था। पर जब वो विंग को देखता तब पूरी सभा को वहाँ से जाने के लिए कहते था। और फिर विंग उसके सामने खड़ा था, और वो लैन वांगजी से कहता है, क्या आपको पता था कि जियान क्लैन पे खतरा मंडरा रहा है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, हाँ मुझे पता है, और मैं इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन कर रहा है, पर अभी पता नहीं चला है, और जैसे ही पता चलेगा उसका सलूशन हो जाएगा। तब विंग कहता है, ठीक है मैं भी आपकी हेल्प करूँगा इसमें। तब जो वांगजी था वो कहता है, नहीं तुम नहीं कर सकते हो, और तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं ये सब संभाल लूँगा। तब विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने क्लैन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मेरा क्लैन मुसीबत में, और मुझे अपने क्लैन के बारे में जो भी चीज़ें पता करनी है, और वहाँ जासूसी कौन कर रहा है और कौन हमारे क्लैन में गद्दार है, वो सब यहाँ से ही पता चलेगा, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और ये सुन के विंग कहता है, ठीक है, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जो वांगजी था वो विंग के पास आता है, और विंग को पकड़ के बहुत एकदम टाइट पकड़ के एकदम उसको हक कर लेता है, और विंग को हक करते हुए कहता है, विंग। तब विंग एकदम मतलब उसका दिल एकदम धक हो गया था, और ये वो सोच नहीं पाता कि ये वांगजी क्या कर रहा है, कि ये क्या कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब विंग उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम मुझे किंग मत कहो, विंग प्लीज़, विंग तुम मेरी बात सुनो,
तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मुझे छोड़ कर मत जाओ। कल जब तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे मुझे बहुत दर्द हुआ था विंग, बहुत दर्द हुआ था विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ। और ये कह के वो विंग को देखने लगा था और विंग को गले लगा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ही मनाने की कोशिश कर रहा था, उसका हाथ पकड़ के। और विंग उसे देख रहा था और ये देख के पता नहीं क्यों विंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। वो सोच नहीं पा था कि क्या वांग जी भी उससे प्यार करता है। ओह माय गॉड, उसे तो पता ही नहीं था। अगर उसे पता था तो वो डिवोर्स पेपर साइन ही नहीं करता, पर उसे वांग जी पसंद करता है और वो खुश है। और वो विंग देखता है वांग जी को और अपने हाथ छुड़ा लेता है। और ये देख के वांग जी थोड़ा परेशान होता है और कहता है विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जो विंग था वो अपने हाथ को वांग जी के जो फेस था उस पर रखता है, चीक्स पे रख के उसके फेस को सहलाने लगता और कहता है वांग जी मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कह के वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो विंग को हक करके एकदम से टाइटली हक कर लेता है और उसको किस करने लगता है। और किस करते हुए वो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था और विंग को अब जो सांस नहीं आ रही था वो वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर जो वांग जी था वो दूर नहीं होता और कहता नहीं विंग आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर जब विंग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब जो वांग जी था वो उसे छोड़ देता है और कहता है विंग तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तब विंग कहता है हाँ मैं नहीं जाऊँगा आपसे, नहीं जाऊँगा। पर तब जो वांग जी था वो कहता है पर क्या विंग। तब विंग कहता है पर हमारा तो डिवोर्स हो गया ना। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। तब विंग कहता है क्या मतलब है, मैंने तो साइन कर दिया था। तब वांग जी कहता है नहीं पर मैंने नहीं साइन किया था विंग, तुमने साइन किया था पर तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने साइन नहीं किया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूँगा कि तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है। फिर विंग कहता है ठीक है। और ऐसे ही वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे और प्लस उनके ऊपर एक मुसीबत थी जो उन्हें नहीं पता है, जो जियांग क्लैन के ऊपर, लान क्लैन के ऊपर, सबके ऊपर है, ये बात तो कन्फर्म है। और फिर वहाँ पर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी क्योंकि ऐसे ब्लैक रोब्स में कोई आ गया ये कोई आम बात थोड़ी ना है। और विंग ने वांग जी को ये बता दिया था कि उसने क्या देखा और वांग जी इसीलिए अब सतर्क हो गया था और अब उनका दिन बीतने लगा था। और ऐसे ही एक हफ्ता हो गया था और इस बीच में लान वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा लवी डबी थे, पर वो लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, बस किस तक ही रहते थे और उसके आगे नहीं बढ़ते थे। और अब उन्हें पता चला कि उनके क्लैन के ऊपर मतलब जो लैन राज्य है और जो जियान क्लैन है वहाँ पे अब हमला हो रहा है जो वेन क्लैन कर रहा है। और ये जानने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, ये क्या हो रहा है। उन्हें तो पता नहीं था कि ये सब वेन क्लैन कर सकता है। और वो लोग अब जो पूरी जहाँ पे अब युद्ध होने वाला था वहाँ की तैयारियाँ करने लगे थे और लैन वांग जी अब तैयारी करता और ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा था और विंग भी कहता है वो भी लड़ाई में जाएगा, पर लैन वांग जी उसे मना करता है। पर जो विंग था वो लैन वांग जी को मना लेता और कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम मुझे कम मत समझो। इस बात पे विंग और लैन वांग जी की थोड़ी बहस भी हुई थी, पर विंग से कोई जीत सकता है। वहाँ पे जो विंग था वही जीता था और लैंग शिचान भी जा रहे थे, उसमें जियान चन भी जा रहे थे, मतलब सब लोग जितने भी जा रहे थे सब लोग एक होके वेन क्लैन के अगेंस्ट लड़ने वाले थे। क्योंकि जो वेन क्लैन था वो ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा था और वो जो जो डेथ लोग थे उनको पपेट्स बना के अपनी फौज बनाई थी। और ये जब सबको पता चला था सब लोग हैरान हो गए थे, मतलब ऐसा दरिंदा कोई नहीं हो सकता है जैसा जो बेन रोहान ने उसने किया है। और इस चीज़ से सब लोग दुखी थे, सब लोग गुस्सा थे, सबसे ज़्यादा तो गुस्सा ही थे लोग कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है अपने राज्य वालों के साथ, अपने राज्य के लोगों के साथ ऐसे उन्हें पपेट्स कैसे बना सकता है। पर कोई ना, वो लोग इनसे लड़ेंगे और लड़ के उन लोगों को ख़त्म करेंगे, ये सब लोगों ने सोच लिया था। और अब हमें दिखाया जाता है युद्ध मैदान, मतलब युद्ध का सीन जहाँ पे युद्ध मैदान में युद्ध होने वाला था, पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ यार, मैदान में जहाँ पे युद्ध होने वाला था और वहाँ पे अब सबके कैंप बन गया था और मतलब सब लोग अब वहाँ पे आ गए थे। और लैन वांग जी और विंग एक साथ थे, वो दोनों एक साथ एक ही रूम में थे और विंग और लैन वांग जी एक दूसरे को ध्यान रखने के लिए कहते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना, तुम अपना ध्यान रखना। और दोनों एक दूसरे को समझाने के बाद कहते हैं हाँ हम बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, तुम टेंशन मत लो। एक दूसरे को मतलब वो लोग समझा रहे थे। और इधर जो वांग जी था वो भी विंग को अब लास्ट टाइम किस करता है और फिर उसके बाद उनके जाने का टाइम आ गया था। और हमें अब युद्ध का सीन दिखाते हैं, युद्ध में जहाँ पे सब लोग लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे विंग भी लड़ रहा था, लैन वांग जी, शिजैन और जियाचन सब लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। और ये युद्ध बहुत ज़्यादा ही भयंकर हो गया था, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पावर, सब लोग अपने अपने पावर से युद्ध कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा तो वेन रोहान ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहा था जिसकी वजह से जो लैन
की तरफ से सब लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा ही वीक पड़ रहे थे। और ये देख के अब लैन वांगजी परेशान होता है, उसे क्या करना चाहिए उसे नहीं पता, वो क्या करे। पर जो विंग था वो कहता है वांगजी अब हम क्या करें, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये लोग देखो ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे और हम जितना ही इन्हें मार रहे हैं उतना ही ज़्यादा और पता नहीं कहाँ से पपेट्स आ रहे हैं, वांगजी हम क्या करें। तब वांगजी कहता है विंग मुझे भी नहीं पता, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमें आखिरी दम तक लड़ना ही होगा। और वहाँ पे सब लोग लड़ते रहते अब थक चुके थे, सबकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी और सब लोग अब परेशान हो गए थे कि वो लोग क्या करें, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। पर जो लैन वांगजी था वो कहता विंग हमें आखिरी दम तक लड़ना, और अगर तुम्हें दिक्कत हो रही तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगा। तब जो विंग था वो कहता वांगजी मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे नहीं जाऊँगा, तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी रहूँगा। और ये कह के वो लोग फिर से लड़ने लगे थे। और अब हमें दिखाते हैं लैन वांगजी को जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, उसके पैर में वेन रोहान ने तलवार डाल दिया था और उसके जो शोल्डर थी उसको कट कर दिया था, मतलब बस उस पर तलवार से मारा था, अलग नहीं हुआ था शोल्डर। और ये सब देख के विंग रोने लगा था और वो कहता वांगजी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बचा लूँगा वांगजी। तब वांगजी ने कहा था विंग तुम अपने आप को सेव करो, तुम अगर सेफ रहोगे तो मैं भी सेफ रहूँगा। और विंग और वेन रोहान अब लड़ने लगे थे क्योंकि वांगजी की ऐसी हालत नहीं थी और वांगजी को कई जगह स्टैप कर चुका था वेन रोहान। और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, ये सब वांगजी के साथ क्या हो रहा है उसे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये सब वो क्या करे, उसे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा और वो रोने लगा था वहाँ पे। तभी वहाँ जियान चन आता है और जियान चन को जब देखता है लैन वांगजी तब वो कहता है प्लीज़ विंग की मदद करो प्लीज़। तब जो जियान था वो कहता हाँ मैं मदद करूँगा और वो तुरंत जाता और वहाँ पे फाइटिंग करने लगता है वेन रोहान से। और वेन रोहान से ये लोग जीत नहीं पा रहे थे और विंग को अब चोट लग जाती है। ये देखने जो लैन वांगजी था वो गुस्से में उठता है और बड़े मुश्किल से उठता, उसे उठा नहीं जा रहा था, वो बहुत मुश्किल से उठता और वो जाके विंग के पास जाता और कहता विंग मैं तुम्हें बचा लूँगा विंग। तब विंग कहता है वांगजी तुम्हें मुझसे ज़्यादा चोट लगी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। और ये कह के विंग कहता है अब मुझे उन्हें बुलाना ही होगा, अब उन्हें आना ही होगा, अगर वो आएंगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। और ये कह के वो तुरंत अपने जो हाथ को काटता है और वहाँ से कुछ ब्लड निकालता है, एक तालिस्मान पर गिराता है और उस तालिस्मान पर जब विंग का ब्लड गिरता है तब बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे उजाला हो गया था एकदम, मतलब जैसे लगा था कि दिन हो गया इतना उजाला होता। और तभी मतलब ये उजाला सब लोग देखने लगे थे और सबकी आंखों में ये उजाला धंस रहा था, एक तरह से सबको चुभ रहा था कि इतना ज़्यादा उजाला कि सबकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। पर तभी सब कुछ शांत हो जाता है और अंधेरा हो जाता है और सबको अब अंधेरे में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और तभी एक ज़ोर से हवा चलने की आवाज़ आती है और उस हवा चलने की आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी उस तरफ सब लोग देखने लगे थे। और उस तरफ जब देखते हैं तब वहाँ से एक कोई परछाई आ रही थी जो ब्लैक कलर के रोस्ट में थी और उसके बाल खुले हुए थे और वो मतलब उसकी फेस नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि कुछ ब्लैक कलर का कुछ है। और जब वो सामने आती है तब सब लोग देख के एकदम हैरान और सब लोग देख के मतलब एकदम बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान यहाँ आ सकती है, कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा था। और जब लैन क्लैन जियान क्लैन और जो भी था वेन क्लैन सब लोग देखते हैं तब उस इंसान के सामने वो लोग एकदम बो कर देते हैं और उन्हें बो करते हुए कह रहे हैं कि आप यहाँ आई हैं, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ आएंगी। तभी वो लेडी उतरती और वो थी बाउसे सैरन और बाउसे सैरन सीधा वहाँ पे आती है और वो बिना किसी को देखे बिना कुछ कहे सबको इग्नोर करते हुए वो सीधा विंग के पास आती है और विंग को कहती है विंग बच्चा तुम कैसे हो। तब विंग रोते हुए कहता है ग्रैंडमा मेरी मदद करो, हमारी मदद करो ग्रैंडमा, हम अब ये नहीं संभाल पा रहे हैं, मैंने बहुत कोशिश की अकेले संभालने की और वांगजी ने भी मेरी मदद की ये सब संभालने की, पर मैं नहीं कर पाया ग्रैंडमा, हमारी मदद करो। और जब बाउसे सैरन वहाँ पर देखती थी कि विंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, विंग को चोट लगी है और वहीं लैन वांगजी को भी देखती कि लैन वांगजी की भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है, वो एकदम गुस्से में उठती है। और वो गुस्से में उठने के बाद उनके पास एक फ्लूट था और उस फ्लूट को वो निकालती हैं और बजाना स्टार्ट करती हैं और उनके पास जब सारे जो ब्लैक मैजिक के मतलब ब्लैक जो मैजिक थी वो हर तरफ क्लाउड बना के उड़ने लगी थी और हर तरफ से जो बाउसे सैरन थी उन्हें घेर लेती है। और अभी जो बाउसे सैरन थी वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा ही, और वो ये सब देख के एकदम गुस्से में उस फ्लूट को बजाना स्टार्ट करती थी। और जो पपेट्स इधर जो लैन क्लैन जियान क्लैन शू क्लैन मतलब जितने भी और क्लैन थे और छोटे छोटे सेक्ट थे वहाँ सब
ये सब हमला कर रहे थे वो लोग मुड़ जाते हैं और वो लोग बेन रोहान के ऊपर हमला कर लेते हैं, बेन रोहान के क्लैन के ऊपर। और बेन रोहान अब सोचा था कि वो कैसे ये सब सही करे। वो कोशिश कर रहा था अपनी पावर को, इन आयरन को काबू करके ये सब करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पास इन आयरन का एक ही टुकड़ा था और जो बाउसेस आयरन थी उनके पास इन आयरन का 3 टुकड़ा था और उसी 3 टुकड़े से जो उनकी फ्लूट थी वो बनी थी। इसलिए बाउसेस आयरन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थी और वो वहाँ पे सब कुछ एकदम तबाह कर देती है। जो बेन रोहान की सेना थी और बेन रोहान था सबको एकदम तबाह कर देती है। और लास्ट में बेन रोहान अकेला बचता, उसके बच्चे और मतलब सब लोग मर चुके थे, सब लोग जितने भी वहाँ पे लोग लड़ने के लिए आए थे और सब लोग ये सब देख के, ये मंजर देख के हैरान थे। इतना खूंखार मंजर किसी ने भी आज तक नहीं देखा होगा, किसी भी योद्धा ने नहीं देखा होगा। और तभी जो बाउसेस आयरन थी वो जाती है बेन रोहान के पास और कहती है, बेन रोहान तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा, तुम ये सब करते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकने आती क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं इस वर्ल्ड में आके किसी को भी कुछ भी हार्म नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे नहीं आती, मैं इन लोगों के बीच में नहीं बोलती, ये लोग चाहे मर जाते चाहे कट जाते। पर तुमने एक गलती की, तुमने सबसे बड़ी गलती की, मेरे ग्रैंडसन को हार्म पहुँचा के। तुमने मेरे ग्रैंडसन को कैसे इतनी चोट दी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ। और मैंने वादा किया था कि मैं कभी नहीं लौट के आऊँगी, कभी नहीं, मैं अपनी दुनिया में खुश रहूँगी। पर तुम लोगों की वजह से मुझे आना पड़ा क्योंकि मेरे ग्रैंडसन को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और सब लोग हैरान थे कि आखिर में उनका ग्रैंडसन कौन है, क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं, मतलब आधे लोग क्या, सब लोगों को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। और तभी जो बेन रोहान था वो कहता, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, आपके कहने का मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहती हैं, आपका ग्रैंडसन यहाँ क्या क्या कर सकता है। तभी जो बाउसेस आयरन थी वो कहती है, हाँ मेरा ग्रैंडसन, तुमने मेरे ग्रैंडसन को हार्म पहुँचाया। और ये कहते हुए वो विंग की तरफ देखती है और सब लोग विंग की तरफ देखने थे और सबको आज पता चल गया था कि विंग बाउसेस आयरन का ग्रैंडसन है। और ये देखने के बाद सब लोग हैरान थे, सब लोग एकदम मतलब देखने थे। और लैंड कुरैन भी वहाँ थे, लैंड कुरैन को भी हाँ चोट लगी थी बस थोड़ी बहुत। और लैंड कुरैन अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे और उन्हें ऐसा देख के लग रहा था कि इन्हें सब कुछ पता था, इन्हें पहले से ही पता था, बस ये किसी को कुछ बताया नहीं। और यहाँ पे अब जो बाउसेस आयरन थी वो आती है विंग के पास और विंग से कहती है, विंग अब तुम ठीक हो ना, विंग तुम ठीक हो जाओगे। तब जो विंग था वो उनसे थैंक यू बोलता और कहता है, थैंक यू ग्रैंडमा, आपने मेरी हेल्प की, मुझे नहीं लगा था कि आप आओगे। तब बाउसेस आयरन कहती है, विंग तुम तकलीफ़ में रहोगे तो मैं आऊँगी, मैं हर रूल्स, हर चीज़ों को, हर नियम कानून को बदलते हुए आऊँगी तुम्हारे पास, क्योंकि तुम ही मेरे एक लौते बच्चे हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ से जो एक और इन आयरन का टुकड़ा था उसे लेती हैं, जब बेन रोहान को मार दिया था तब उसे लेती हैं और सबके सामने आती हैं और कहती हैं, मैं इस वर्ल्ड में फिर नहीं आना चाहती हूँ, पर अगर मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी तकलीफ़ हुई तब मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो लैंड कुरैन को देखती हैं और लैंड कुरैन को देखते हुए कहती हैं, कुरैन अगर मेरे बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हुई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब कुरैन उन्हें वो करते हैं और कहते हैं, जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बच्चे का ध्यान रखूँगा। और ये कह के वो उन्हें फिर से वो करते हैं और वहाँ से जो बाउसेस आयरन थी वो वहाँ से चली जाती है। और विंग की आंखों में आंसू था, विंग उन्हें देख रहा था कि वो उसकी ग्रैंड मदर चली गई, उसकी ग्रैंड मदर आई थी यहाँ उसे बचाने के लिए। उसके ग्रैंड मदर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया क्योंकि जो विंग के पास तालिस्मान था वो उसकी ग्रैंड मदर ने दिया था और कहा था, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हो और तुम्हें ना पता हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ये भी ना पता हो कि तुम बचोगे या फिर मरोगे, तब तुम मुझे याद करना, मुझे बुलाना, मैं एक ही बार में आ जाऊँगी। और विंग को लगा ही नहीं था कि उसकी ग्रैंड मदर आएंगी, क्योंकि जब विंग 5 साल का था तब ये तालिस्मान विंग को दिया गया था और विंग ने ये तालिस्मान बहुत टाइम से छुपा के रखा था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ग्रैंड मदर ने जो प्रॉमिस किया था वो उसकी ग्रैंड मदर पूरा करेगी। और विंग वहाँ पर बेहोश हो जाता है उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। अब हमें दिखाया जाता है 1 महीने बाद का सीन। 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया था, विंग की लाइफ में सब कुछ बदल गया था। और अब लैन वांगची और विंग एक साथ रहते थे और वो दोनों बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते थे। और विंग को कुरैन भी कुछ नहीं बोलता था। और जब सबको पता चला था कि ये बाउसेस आयरन का जो ग्रैंडसन है वो है और इसके अंदर बाउसेस आयरन का ब्लड है, तो सब लोग हैरान थे और सब लोग विंग से बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। और उसके बाद मैडम न्यू जो थी वो भी मिलने के लिए आई थी और विंग से माफ़ी मांग रही, जो भी उन्होंने विंग के साथ बर्ताव किया था, उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई थी। पर विंग ने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि उसकी आंटी ने हाँ उस टाइम ज़बरदस्ती की थी, विंग को अच्छा नहीं लगा था, पर विंग को पता है कि इससे अच्छा लाइफ पार्टनर विंग को नहीं मिलता। और उसकी आंटी ने तो एक राजा से शादी कराई थी ना कि एक दास से, मतलब एक नौकर से या फिर किसी और से। ये तो नहीं किया ना कि तुम
नौकर किससे शादी करो या फिर तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दे किसी और से करा के, किसी मतलब ड्रिंक करने वाले पर्सन से, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लड़कियों के साथ रहता है। ऐसा तो उसकी आंटी ने किया नहीं था, तो माफ़ी देना बनता था। इस वजह से वो अपने आंटी को माफ़ कर देता है, क्योंकि उनकी एक इस डिसीज़न की वजह से उसकी ज़िंदगी संवर गई। उसको एक इतना अच्छा अल्फा मिला जो उससे प्यार करता है, और विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। और लैन कुरैन भी अब विंग के साथ बहुत अच्छे से मतलब पहले भी बिहेव करते थे, पर जब विंग वहाँ पे शरारतें करता था तब कुरैन पनिशमेंट देने के लिए कहते थे, पर अब तो कुरैन उसे पनिशमेंट ही नहीं देते हैं, वो खुद ही विंग को स्पॉइल करते हैं, और विंग को मज़ा आता है। सच में विंग को एक फैमिली मिल गई यहाँ पे। और जो लाल शिचान और जियान चन थे, जब जियान चन यहाँ पे आया था तब लाल शिचान और जियान चन के बीच में थोड़ी बातें हुई थी, और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और उनके भी एक दूसरे को से प्यार हो गया था। पर वो दोनों अभी किसी को बताए नहीं थे, और वो अभी ये सीक्रेट सबसे पहले विंग को बताना चाहती थी, क्योंकि विंग जो था वो जियान चन और लाल शिचान के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। यहाँ पर वो लाल शिचान के बहुत ज़्यादा करीब था, और वैसे भी यूनिवर्स में विंग जियान चन के तो करीब रहता ही है। तो इस वजह से ये दोनों अभी बस विंग को बताते हैं, और जब वो लोग विंग के पास आते हैं और विंग को बताते हैं तब विंग इतना ज़्यादा खुश होता है, वो तो चिल्लाने लगा था। और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन के जो लैन वांगजी था वो अभी बाहर था रूम के, इसलिए वो जल्दी से भागता हुआ है कि विंग को क्या हो गया। पर उसने देखा कि वो उसके गगा को और जियान चन को पकड़ के ऐसे कूद कूद के बहुत ज़्यादा खुश है, और ये देख के वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और ऐसे ही टाइम बीतता है, और कुछ टाइम के बाद जो जियान चन था और लाल शिचान के थे उनकी भी शादी हो गई थी, और उनकी शादी के ही टाइम विंग बेहोश हो गया था, जिसको देख के लैन वांगजी बहुत ज़्यादा वरीड था, बहुत ज़्यादा। और जब वांगजी वरीड था तब विंग कहता है क्या हुआ तुमको, क्योंकि विंग को अब होश आ चुका था। तब जो वांगजी था वो उसका हाथ विंग के स्टमक पर रखता है और कहता है विंग कंग्रेचुलेशन, अब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा। ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और विंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसे तो एकदम मतलब उसके तो एकदम विश्वास ही नहीं होता, और वो कहता है क्या सच में वांगजी। तब वांगजी कहता है हाँ विंग तुम प्रेग्नेंट हो, और हमारे घर में एक बेबी आने वाला है। तभी पीछे से जो लान शिचान थे वो आते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जैसे सुना था, मतलब वो लोग तो शादी में ही थे ना, लान शिचान और जो जियान चन थे, तो इस वजह से उन लोगों ने वो लोग यहीं पे थे। और जैसे उन लोगों ने सुना कि विंग को होश आ गया, वैसे वो लोग आ गए। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं विंग तुम एक बेबी से नहीं प्रेग्नेंट, तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट हो, और तुम्हारे पास ट्विंस आने वाले हैं। और ये कह के वो स्माइल करते हैं, और ये सुन के विंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। और वो सच में लैन वांगजी को गले लगा लेता, और आज उसे सब सारी खुशियाँ मिल गई। और वहाँ पे जो मैडम यू और फेमियान और कुरैन सब लोग आ गए थे, और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब ये एक फैमिली टाइम हो गया था, जो देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी फैमिली फाइनली अब सब लोग खुश हैं, और उसकी लाइफ में अब ढेर सारी खुशियाँ, वो भी वांगजी की वजह से। ओ माय गॉड, उसे तो बिलीव ही नहीं होता, पर हाँ वो खुश है कि उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई, इतनी ज़्यादा हैप्पी हो गई, वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये FF यहाँ ख़त्म होता है, और आई होप आपको ये FF अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना। और जो भी यहाँ पे यार जो साउंड आ रहे थे हॉर्न बजने के, अगर आप लोगों ने इग्नोर करके यहाँ तक सुना है तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने ये सारे जो नॉइज़ थे उसको इग्नोर किया, क्योंकि मैं अब रोड को तो बंद करा नहीं सकती हूँ कि वो बंद हो जाए और मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, और प्लीज़ यार कमेंट करके बताना। तो हम लोग कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और वंस अगेन हैप्पी दिवाली। आई नो मैं एडवांस में कह रही हूँ, पर आज छोटी दिवाली है ना, तो कल बड़ी दिवाली है, तो सब कुछ चलता है। तो आप लोग एंजॉय करना अपनी दिवाली। तो बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल नहीं, आई थिंक मैं परसों मिलने वाली हूँ, क्योंकि कल दिवाली है, कल मेरी वीडियोस नहीं आएंगी, ठीक है। तो बाय बाय।